are going to discuss the benefits now. कल शायद benefits हुए नहीं थे. Citizen charter में देखा कि how it's actually an introduction of the government. एक government का introduction होता है जहाँ पे government citizen से ये communicate करती है कि क्या-क्या services है जो provide की जाती है. Guys अब आने वाले अगले 3 टॉपिक पेपर 2 और पेपर 4 के लिए भी इंपॉर्टेंट है because पेपर 4 में भी citizen charter mentioned है, पेपर 4 में RTI भी mentioned है. तो प्लीज मेक श्योर आपका दोनों एस्पेक्ट यहाँ पे अच्छे से कवर हो जाएगा. Do get a good idea and clarity of this. दोनों पेपर में सिलेबस में आएगा ये. पेपर 2 के अंदर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के अंदर और पेपर 4 के अंदर डायरेक्टली सिटीजन चार्टर मेंशनड है. सो अब सिटीजन चार्टर यूनाइटेड किंगडम से ओरिजिनेट करता है, फिर इंडिया में आता है, बट इंडिया के अंदर एज आई सेड काफी हद तक ये फेल्ड एक्सरसाइज रही है. ज्यादा कुछ बेनिफिट हो नहीं पाया जो सरकार ने सोचा था होना चाहिए. अब बेनिफिट्स हुए नहीं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग बिकॉज ग्राउंड लेवल पे शायद कुछ चीजें मिस कर रही थी, लेकिन नॉर्मली इस एक्सरसाइज से कुछ बेनिफिट्स होते हैं. एज आई सेड पहला पॉइंट हमेशा आपका होना चाहिए गुड गवर्नेंस से. द सिटीजन चार्टर एक गुड गवर्नेंस का प्रतीक है, इंडिकेशन है. इनफैक्ट जो कल हमने डिस्कस किया था गवर्नमेंट का कैरेक्टर क्या टाइप की गवर्नेंस है वो मेजर किया जा सकता है सिटीजन चार्टर से उस सोसाइटी के. दूसरा जो इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि ये दिस इज अ यूनिक एडवांटेज ऑफ चार्टर ओनली, नॉट प्रीटी मच फाउंड इन सोशल ऑडिट एंड आरटीआई. सिटीजन चार्टर का एक बेस्ट एडवांटेज ये होता है कि ये यूनिफॉर्मिटी ऑफ सर्विसेज इंश्योर कराता है. बिकॉज लेट्स अज्यूम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर लेट्स अज्यूम के पैसेंजर सेगमेंट के अंदर एक चार्टर बनाया हुआ है. वो चार्टर प्रयागराज के अंदर भी सेम रहेगा, अहमदाबाद के अंदर भी सेम रहेगा, बेंगलुरु के अंदर भी सेम रहेगा और दिल्ली के अंदर भी सेम रहेगा. दैट मींस ऑल दोस ऑफिसेस व्हिच आर प्रेजेंट थ्रू आउट द कंट्री स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द पैसेंजर ट्रैफिक इन द रेलवे डिपार्टमेंट, सबका सेम चार्टर है, सबके अंदर सेम नंबर ऑफ सर्विसेज किसी भी ऑफिस में जॉब प्रोवाइड की जाएगी, सेम फैसिलिटी सेम टाइम पीरियड के अंदर. अब होता यह है कि जब ये चार्टर होता है नाउ इट बिकम्स एन ऑब्लिगेशन फॉर दैट पर्टिकुलर ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम टू प्रोवाइड द सेम नंबर ऑफ सर्विसेज विद द सेम टाइम फ्रेम. और इसके अंदर बेनिफिट ये होता है कि अब मैं कहीं से भी वो सर्विस लूं, ऐसा नहीं होगा कि द क्वालिटी ऑफ सर्विस इज गोइंग टू बी डिटरमाइंड बाय द पर्सन हु इज गिविंग मी सर्विसेज. नो, दैट पर्सन हु इज गोइंग टू गिव मी द सर्विसेज वुड हैव टू फॉलो द चार्टर गिवन देयर. ज्यादा से ज्यादा फर्क कितना हो सकता है, कोई स्माइल करके सर्विस दे सकता है शायद आपको, और कोई है जो जिसको शायद आपको फोर्स करना पड़े सर्विस देने के लिए, बट द नेचर ऑफ सर्विस वुड रिमेन द सेम. आई होप गाइस यू आर क्लियर विद दिस पॉइंट. आज लास्ट 15 मिनट्स से डाउट्स लूंगा because हो सकता है पापा from past 2 to 3 days you have not tackled enough of doubts. Is the point clear enough that it ensures uniformity in the service delivery process as every department is obliged to follow this charter which we have created irrespective of the place where you avail the service, the nature of quality of service will remain same. इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि सामने वाला कौन सी एथनिसिटी, कौन सी कास्ट या कहां से आप सर्विस ले रहे हो, नो इंपैक्ट एट ऑल. इससे बाहर जाए तो एक और अच्छा इसका इंपॉर्टेंस है कि सिटीजन और गवर्नमेंट की रिलेशनशिप ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, ज्यादा फ्रेंडलियर हो जाती है. इट स्ट्रेंथन्ड द सिटीजंस एंड द गवर्नमेंट रिलेशनशिप. हाउ डज इट स्ट्रेंथन दिस रिलेशनशिप? इस रिलेशनशिप को ये इसलिए स्ट्रेंथन कर पाता है बिकॉज सिटीजंस का फेथ होने लगता है सिस्टम के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर. ये फेथ कैसे आया? क्योंकि गवर्नमेंट ने एक चार्टर बनाया और उस चार्टर के अकॉर्डिंगली हर एक डिपार्टमेंट जो है रेस्पेक्टिव चार्टर्स के अकॉर्डिंगली सर्विसेज दे रहा है आपको. जब ये चार्टर आपको लगता है ना कि फॉलो हो रहा है तो आप ज्यादा विजिलेंट हो जाते हो, ज्यादा असर्टिव हो जाते हो और आपको लगता है कि यस नाउ द गवर्नमेंट इज डूइंग समथिंग फॉर द रेस्पेक्टिव सिटीजंस. एंड व्हेन दैट फेथ इज प्रेजेंट ऑन द गवर्नमेंट, द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट वर्क बेटर बिकॉज द सिटीजंस हैव फेथ एंड दे देमसेल्व्स स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग दीस पॉलिसीज. देयरफॉर जो एक वैक्यूम हो जाता है कि नहीं सरकार सुनती नहीं है, वो खत्म किया जा सकता है सिटीजन चार्टर से. ये बताया जा सकता है दैट गवर्नमेंट इज लिसनिंग टू द ओपिनियंस एंड आर ट्राइंग टू मेक द गवर्नमेंट मोर सिटीजन फ्रेंडली, मोर सर्विस ओरिएंटेड एंड ट्राइंग टू फुलफिल देयर रेस्पेक्टिव डिमांड्स विद इन दोस सर्कमस्टेंसेस. सो 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. अब लेट्स अज्यूम कि एग्जाम के अंदर आप जाते हो और टीईए क्या, अच्छा टीई नहीं है यार, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, इसका फुल फॉर्म है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. क्योंकि मैंने कल आपको बोला था आगे जितने भी पॉइंट्स आएंगे एक एडवांटेज उनका गुड गवर्नेंस का होगा. तो ये गुड गवर्नेंस का एडवांटेज मैंने इसे कनेक्ट करके लिखा है कि ट्रांसपेरेंसी भी लाता है और ये चार्टर अकाउंटेबिलिटी भी लाता है. क्या सर्विसेज है ट्रांसपेरेंटली आपको पता रहेगी और अकाउंटेबल भी करा सकते हो बिकॉज ऑफ द ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म. अगर एग्जाम में जाए और ब्लैकआउट हो जाए कि मतलब मान लो लास्ट 2-3 मिनट में आंसर लिखना पड़ जाए, क्या वे आउट है? सिटीजन चार्टर, सोशल ऑडिट, आरटीआई, स्पेसिफिकली ये 3 जो आगे चीजें देखेंगे हम, अगर कभी भी लाइफ में ब्लैकआउट हो जाए कि नहीं याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली शौरी कमेटी ने क्या बोला समझ में नहीं आया या याद नहीं आ रहा उस टाइम कौन सा सेक्शन क्या कंट्रोवर्सी सब कुछ नहीं याद आ रहा, अब सिर्फ इतना याद रख लेना वो जो 7-8 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने गुड गवर्नेंस के डिस्कस किए थे उसी से कनेक्ट करके पॉइंट लिख देना चार्टर कैसे वो सारी चीजें फुलफिल करता है. आपका पूरे आंसर में कम से कम 5 से 7 पॉइंट हो जाएंगे और रेलेवेंट पॉइंट हो जाएंगे. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस? बट ये तब करना जब ब्लैकआउट हो जाओ. अब नॉर्मली क्या किया जाता है, ये 2-3 एडवांटेजेस लिखो, उसके बाद अगर आपको लिखनी है तो पहला पॉइंट ये लिखा, दूसरा पॉइंट ये लिखा, तीसरे पॉइंट में आपने 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स को एलॉबरेट कर दिया कि कैसे ये चार्टर इसको फुलफिल करता है. ना कि एक पॉइंट गुड गवर्नेंस का लिख के आपने 4 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट लिख दिए अगर आपको कंटेंट की कमी लग रही है आंसर के अंदर. सो दिस कैन हेल्प यू टू एक्ट लाइक दैट ब्रह्मास्त्र सो दैट यू कैन यूज दोस कैरेक्टरिस्टिक्स जब भी किसी क्वेश्चन में फंसने के आसार लग रहे हैं या आपको लग रहा है कि कंटेंट नहीं है आपके पास. बिकॉज समटाइम्स यू वुड हैव टू यूज द कंटेंट. इज द पॉइंट क्लियर इनफ? BEHER, ओहो ये H लगने लगा सच में. अच्छा एक्चुअली ये T है यार. अब ये एक्चुअली इतना मोटा पेन होता है तो कई बार वो ऐड हो जाता है. बेटर सिटीजन एंड गवर्नमेंट रिलेशनशिप. सो सॉरी गाइस. क्लियर? थोड़ा सा फास्ट आगे बढ़ेंगे क्योंकि सोशल ऑडिट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बट सिंपल पार्ट है. आरटीआई में सेक्शंस बहुत सारे आएंगे. अब हैज सिटीजन चार्टर बीन अ सक्सेस? आई ऑलरेडी गिवन यू द आंसर इन नेगेटिव कि नो इट हैज नॉट बीन. क्यों नहीं हुआ सिटीजन चार्टर सक्सेसफुल? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना. सिटीजन चार्टर के कॉजेस क्या है फेलियर के? कल अगर पूछ लिया जाए कि सिटीजन चार्टर फेल क्यों कर गया इंडिया के अंदर या फिर सिटीजन चार्टर को बेटर कैसे किया जाए, मैंने आपको पहले दिन बताया था बेटर करने के लिए पहले कॉजेस देख लो फेलियर की क्या क्या है. अब 2 ग्राउंड्स पे इसके वीकनेसेस है. गवर्नमेंट के साइड से क्या क्या कमियां रही और सिटीजंस के साथ से क्या क्या कमी रही. दोनों को स्ट्रक्चर करो इस तरीके से. सिटीजन की पॉइंट्स अलग लिखो, गवर्नमेंट या सरकार के पॉइंट अलग लिखो. अगर पहले देखें गवर्नमेंट के साइड से ये जितनी वीकनेसेस है सारी की सारी सेकंड ईयर की है बताई हुई. All these points are elaborated by second ARC. Second ARC बोलता है कि चार्टर के अंदर प्रॉब्लम्स क्या-क्या रही और वो प्रॉब्लम्स इतनी थी कि शायद चार्टर कभी सक्सेसफुल होने के लिए बना ही नहीं था. पहली चीज, चार्टर कोई कंपल्शन नहीं था, इट वाज जस्ट ए चॉइस गिवन. और याद है हमने गुड गवर्नेंस किया था, वी आर ट्रांसपेरेंट बाय चॉइस, नॉट वी आर ट्रांसपेरेंट बाय कंपल्शन, नॉट बाय चॉइस. जब आपको चॉइस दिया गया कि नहीं ऑब्लिगेशन नहीं है, आप ऐसा चार्टर बनाओ ज्यादा बेहतर सर्विस दे पाओगे. प्रॉब्लम ये आया कि नो कीर्ति एब्सोल्युटली रॉन्ग पॉइंट. वन साइज डज नॉट फिट ऑल. एक साइज का चार्टर नहीं था, सबका अपना अपना चार्टर था. स्कीम स्पेसिफिक चार्टर्स भी हैं.
तो प्लीज मेक श्योर, एक चार्टर सबके लिए नहीं अप्लाई हुआ था, कभी भी नहीं। गवर्नमेंट साइड के अंदर ये सिर्फ एक डायरेक्शन था, डायरेक्टिव था, कभी भी ऑब्लिगेटरी नहीं था ये चीज, इट वाज अ रिकमेंडेशन। अब जब ये ऑब्लिगेटरी नहीं था तो सेकंड एआरसी बोलता है मैनी डिड नॉट इवन फ्रेम द सिटीजन चार्टर्स, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने सिटीजन चार्टर बनाए ही नहीं। अब जब बनाओगे ही नहीं तो व्हाट अबाउट इंप्लीमेंटेशन, उसका कोई स्कोप ही नहीं बच गया है। सेकंड एआरसी फिर बोलता है कुछ लोगों ने सिटीजन चार्टर बनाए तो सही बट इंप्लीमेंट नहीं किए, कि जस्ट दे केप्ट इट एज अ फॉर्मेलिटी, कि अब सीनियर ने बोला है, मिनिस्टर साहब ने बोला है, या फिर कुछ किसी एक पर्टिकुलर ऊपर हायर लेवल से रिकमेंडेशन आई है तो बना के रख लेते हैं, कल दिखा सकते हैं हम, इंप्लीमेंट नहीं किया गया उसे। अगेन द पॉइंट कम्स टू द सेम, फायदा ही नहीं हुआ उसका कुछ, बिकॉज आपने कभी इंप्लीमेंट किया ही नहीं उस चीज को। आगे जाए, कुछ लोगों ने फ्रेम भी किया, इंप्लीमेंट भी किया, बट कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म उसके अंदर मेंशन ही नहीं किया। दैट मींस चार्टर्स वर फ्रेम्ड विदाउट एनी ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, एंड एज अ रिजल्ट जब आप चार्टर की इंफॉर्मेशन ले लेते हो और अगर सामने वाला पब्लिक सर्वेंट रिफ्यूज कर देता है, आपके पास कोई स्कोप ही नहीं था कि एक्शन क्या लिया जाए यहाँ पे। एंड दिस एट द एंड डिफीटेड द एंटायर पर्पस ऑफ सिटीजन चार्टर। क्लियर विद दिस? मेनी पीपल फ्रेम्ड बट दे डिड नॉट फ्रेम इट इन लोकल लैंग्वेजेस। और हम देखते हैं रूरल भारत में, या फिर हो सकता है कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है या ऑर्गेनाइजेशन है जो हिंदी या इंग्लिश में चार्टर बना रही है, उसका शायद नॉर्थ इंडिया में बेटर इंप्लीमेंटेशन हो सकता है अगर स्पिरिट राइट रहे, लेकिन साउथ इंडिया में शायद पीपल मे नॉट हैव द राइट अवेयरनेस और कैपेबिलिटीज और स्किल्स टू रीड द हिंदी लैंग्वेज। और इन दैट सर्कमस्टेंसेस बहुत सारे लोग इसको कभी समझ नहीं पाए या इनका कभी यूज नहीं कर पाए, बिकॉज मेनी डिपार्टमेंट्स डिड नॉट फ्रेम द चार्टर्स इन देयर लोकल लैंग्वेजेस, एंड इसके कारण अगेन द चार्टर डिड नॉट एक्चुअली यील्ड द रिजल्ट इट शुड हैव यील्डेड। एआरसी बोलता है कि चार्टर्स बनाई भी गए, इंप्लीमेंट भी गए, और शायद इंटेंशन भी सही थी, लेकिन कभी इनकी पब्लिसिटी नहीं की गई अमंग द पीपल, एंड एज अ रिजल्ट लोग कभी अवेयर नहीं हो पाए यहाँ पे। एंड व्हेन द पीपल देमसेल्व्स आर नॉट अवेयर ऑफ दिस, दे वुड नेवर एबल टू असर्ट दिस। जैसे हमने बैंक की बात की थी, बैंक की जब हमने देखा था तो हमने एक चीज नोट की थी कि लंच ब्रेक्स होते हैं। अब तो बहुत सारे सोशल मीडिया मैसेजेस भी आने लगे और बहुत सारे और भी अवेयरनेस है, लेकिन आज से अगर 5 साल पहले भी देखूं तो मेरे पापा को नहीं पता था शायद कि बैंक के अंदर लंच ब्रेक का कोई सिस्टम ही नहीं है आरबीआई के डायरेक्टिव के हिसाब से। लेकिन बहुत सारे लोग दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रेजेंट। व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? They framed, they implemented, but they did not largely have grievance redressal mechanism. That's the third point. तेजस्वनी, is this clear? फ्रेम भी किया, इंप्लीमेंट भी किया, बट कहीं ना कहीं ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं था। पब्लिसिटी नहीं होगी तो लोगों को पता नहीं रहेगा और लोग कभी यूज नहीं करेंगे। जस्ट द एग्जांपल व्हिच आई गिव यू हियर एज फार एज द बैंक्स आर कंसर्न्ड, ऐसे और भी लॉज है जो हमें अवेयरनेस नहीं होती है एंड वी नेवर असर्ट दोस लॉज। ये बड़ा जेन्युइन पॉइंट ये बताता है कि सेकंड एआरसी कितना प्रेगमेटिक कमीशन था, कि सिर्फ इन्होंने गवर्नमेंट को कहीं ब्लेम नहीं किया, गवर्नमेंट की वीकनेसेस बताई, तो साथ ही साथ में ये भी बताया कि मैन पावर डेफिशिएंसी इतनी ज्यादा है डिपार्टमेंट्स में कि चार्टर्स बनाने के बाद में उनके पास सफिशिएंट मैन पावर नहीं है कि वो सारी सर्विसेज उस चार्टर के अकॉर्डिंगली उस लेवल पे फुलफिल कर सके। इसका एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना, ऑल दो एक्सेप्शन है वो, बट आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। डीमोनेटाइजेशन जब सरकार ने किया तो हमने देखा बैंकिंग के पास में रिक्वायर्ड रिसोर्सेज नहीं थे, लोगों को लाइन में लगना पड़ा और बैंक एम्प्लॉइज भी हरास हो रहे थे और सिटीजंस भी हरास हो रहे थे। एंड हम ब्लेम कर सकते हैं कि बैंक वाले कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, बट अगर हम उनके सिचुएशन से समझे तो शायद उनके पास उतना बर्डन था कि दे वर नॉट एबल टू लार्जली प्रोवाइड द क्वालिटी सर्विसेज। चलो वो तो एक एक्सेप्शन केस था कि सडनली कुछ एक बड़ा सा चेंज किया गया, बट स्टिल यू ऑफन सी द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स लार्जली हैव लॉट ऑफ वैकेंसीज, अ पर्सन इज डूइंग अ जॉब ऑफ मे बी मल्टीपल पर्संस देयर, एंड दिस जब एक आदमी इतना ज्यादा स्ट्रांगली जॉब करता है और इतना ज्यादा मैन पावर प्रेशर रहता है, क्वालिटी वुड नेवर बी असर्टेड, क्वालिटी की कोई बात ही नहीं होती है। तो इट्स मच मोर इजियर टू ब्लेम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और मे बी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मे बी दे आर ओवरवर्क्ड पीपल, और इसके कारण हो सकता है कि शायद अगर वो क्वालिटी देने लगेंगे तो शायद वो डिमांड को टैकल नहीं कर पाएंगे, और अगर वो डिमांड को टैकल नहीं कर पाएंगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कहीं ना कहीं पेंडेंसी बहुत हो जाएगी एंड दैट वुड लार्जली हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन देयर ओन परफॉर्मेंस अप्रेजल। सो प्लीज डू इंश्योर दिस कि हम कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव जो सेकंड एआरसी ने दिया वो भी रखें। गाइस थोड़ा सा चैट कम करोगे तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज मेरा सारा ध्यान फिर चैट पे चले जाता है। There's a lot many things to cover, but फिर भी मैं एक बार देख लेता हूं। Sir, what might be the reason that citizen charter wasn't made a compulsion? Because this was maybe an experiment that we never felt that कि law बनाने की जरूरत है यहाँ पे, कि बिना law के शायद चीजें implement हो सकती है, that the bureaucracy would themselves be conscious कि हमें quality service provide करनी है, but नहीं हुआ, otherwise हुआ। और आगे जाके देखोगे सोशल ऑडिट के लिए भी आज भी इंडिया में कोई लॉ एग्जिस्ट नहीं करता है, यूनिवर्सल लॉ जो सोशल ऑडिट को कंपलसरी करता है, तो एक कोई यूनिवर्सल लॉ आज भी नहीं है सोशल ऑडिट का। तो शायद मे बी दिस वाज द प्रॉब्लम कि हमने लॉ नहीं बनाया, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कल लॉ बना भी देते और अगर ये चीजें इशू होती तो शायद हमारा ज्यादा से ज्यादा जुडिशियल बैकलॉग बढ़ जाएगा। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेरी क्लियरली। जब तक गाइस एक लाइन देता हूं, अच्छे से समझना ये चीज। Do you think that the bureaucracy in India, the bureaucracy themselves have grievances? क्या bureaucrats के खुद के grievances है क्या सिस्टम में? And do you think that bureaucracy के खुद के अगर grievances है, तो can there be a grievance-free citizenry when the bureaucracies themselves are not free from grievances? That means what? The line is like this: till the time the grievances of bureaucracy is not tackled, it is difficult to expect citizen-friendly services from the bureaucracy. ये लाइन हमेशा पेपर 2 में याद रखना, because जब तक मेरे खुद की, जैसे बोलते हैं ना फिलॉसफी या साइकोलॉजी के अंदर, कि कहीं ना कहीं जब मतलब आप अगर खुश नहीं हो तो शायद आप किसी को खुशी नहीं दे सकते। जस्ट एक फिलॉसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, एक कांस्टेबल को उठाओगे पुलिस लेवल पे, सेकंड एआरसी बोलता है क्यों ऐसी मेंटालिटी, पुलिस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कहीं ना कहीं हम देखें थोड़ा सा फियर है लोगों को, कॉमन सिटीजंस को, ऐसा क्या है उसके अंदर? प्रॉब्लम ये है सिर्फ वो यूनिफॉर्म का रोब ऐसा ही नहीं है। सिर्फ एक कांस्टेबल को देखोगे तो ऊपर से पूरे ऊपर से लेके लास्ट लेवल तक वो सबकी सुनता है, और एक कांस्टेबलरी है जो सबसे पहले टच में आता है सिटीजन से, और वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं आपकी सर्विसेज ओरिएंटेशन नहीं रखेगा,
बस ये हमारा एक यूटोपियन असम्पशन है कि उनको सर्विस फ्रेंडली होना पड़ेगा सर। फोर्स से तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं आया। आई होप ये पॉइंट समझ में आया आपको कि सिर्फ लॉ बनाने से चीजें नहीं होगी। आगे बताऊंगा, आरटीआई का स्टैट्यूटरी लॉ है इंडिया में, फिर भी आरटीआई के अंदर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई कि आज भी अगर हम देखें बहुत सारी आरटीआई का रिप्लाई नहीं आता। 92% आरटीआई फाइल्ड इन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आर रिजेक्टेड, सम ऑन प्राइमा फेसी फॉल्टी ग्राउंड्स। 92% रिजेक्शन रेट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। लॉ तो है, फिर भी नहीं है इंफॉर्मेशन। तो प्लीज मेक अ पॉइंट वेरी क्लियर हियर कि आपके मेंटालिटी में अगर ये बैठा हुआ है लॉ बना दे तो 375 सेक्सुअल हरासमेंट के जो सेक्शंस हैं बहुत स्ट्रिंजेंट है आज, फिर भी सेक्सुअल हरासमेंट्स हो रहे हैं। थोड़ा सा वो पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है यहाँ पे, ठीक है। दे शुड आल्सो नीड रिफॉर्म इन पुलिस सर्विसेज। यस, वी सर्टेनली रीड दैट 1861। एक स्टेटमेंट देता हूं, सबको साइड में लिख के रख लेना। ये स्टेटमेंट तुम्हारी लाइफ का गवर्नेंस का वन ऑफ द बेस्ट स्टेटमेंट होगा। कोई भी रिफॉर्म्स का क्वेश्चन आ जाए इलेक्शन कमीशन से, आई मीन एनीवेयर, इसको मॉडिफाई करके इंप्लीमेंट किया जा सकता है। बोल रहा हूं अच्छे से लिखना ये स्टेटमेंट, प्लीज डोंट मेक मी रिपीट इट मल्टीपल टाइम्स, बिकॉज आप जितना सपोज कोई जानबूझ के भी अगर कोई नहीं कराएगा, आई ट्रस्ट यू पीपल, बट अगर करा रहे हो तो एट द एंड आपका कुछ ना कुछ पॉइंट छूटता चला जाएगा। ध्यान से सुनना, ये पढ़ा कहा था मैंने जब व्हेन आई वाज डूइंग माय एलएलबी फ्रॉम कैंपस लॉ सेंटर, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बीपीआरडी की एक जर्नल आती थी, वो लाइब्रेरी में थी, वहां पे एक स्टेटमेंट पढ़ा एंड इट लेफ्ट अ डीप इंपैक्ट ऑन माय माइंड। राइट दैट स्टेटमेंट वेरी क्लियरली। पुलिस विद 18th century act, 19th century mindset cannot 19th century mindset 20th and with 20th century technology cannot tackle 21st century problem। पूरा का पूरा रिफॉर्म्स एक स्टेटमेंट में। कल अगर क्वेश्चन आ जाए पुलिस में क्या क्या चेंज करना है, ये स्टेटमेंट ही आंसर अपने आप में। 18th century का तो एक्ट है जो गवर्न करता है, 19वीं सदी की मेंटालिटी है, 20वीं सदी के हथियार हैं और 21वीं सदी के प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए निकल रहा है। पॉसिबिलिटी नहीं है कभी अगर पुलिस रिफॉर्म्स, क्योंकि कुछ लोगों ने पुलिस का इधर कमेंट किया था, अगर आ जाए तो ये स्टेटमेंट लिख देना सिर्फ, और आपको पूरा स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि क्या क्या लिखना है। एक्ट को चेंज करो, मेंटालिटी को चेंज करो, टेक्नोलॉजी को चेंज करो, स्किल्स, और तब जाके 21वीं सदी के अंदर पुलिस जो है शायद मोर सिटीजन फ्रेंडली हो सकती है, मोर लॉ एंड ऑर्डर फ्रेंडली हो सकती है। इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इतना डाइवर्ट मत करो गाइस, बहुत सारी चीजें हैं। एक बार फिर बोल रहा हूं, थोड़ा सा फास्ट प्लीज अंडरस्टैंड। द पुलिस विद 18th century mindset, 18th century act, 19th century mindset using 20th century technology cannot tackle 21st century problems। अब पुलिस हटाओ, जो मन है वो लगा सकते हो आप, तो कभी यूज करना इसको इंट्रोडक्शन में, एग्जामिनर वुड सीरियसली बी इंप्रेस्ड बाय दिस। एनीवेज लेट्स मूव फर्दर। देयरफॉर मैन पावर डिफिशिएंसी के कारण भी शायद हमारी मोटिव सही रही हमारे पास, लेकिन औजार नहीं थे उस चार्टर को उस क्वालिटी लेवल पे इंप्लीमेंट करने के लिए। लेकिन सारी प्रॉब्लम्स सरकार में नहीं थी, सिस्टम में नहीं थी, कुछ प्रॉब्लम्स सिटीजंस के अंदर भी रही कि सिटीजंस ने कभी डिमांड नहीं किया इंप्लीमेंटेशन ऑफ चार्टर्स। दे न्यू दैट द चार्टर्स आर देयर, दे न्यू दैट दिस इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द डिपार्टमेंट, बट मेनी टाइम्स द सिटीजंस देमसेल्व्स डिड नॉट डिमांड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ चार्टर्स। क्यों नहीं किया? इसका एक छोटा सा एक एग्जांपल दे सकता हूं। मे बी द सिटीजंस लार्जली हैव अ फियर ऑफ सर्विसेज बीइंग डिनाइड। Maybe the citizens largely are more concerned of getting the services without considering the quality, or maybe the citizens never wants to get into that bureaucratic procedures कि कौन अपील करेगा, कौन लिखेगा, I don't have time। So this is one of the reason that charters largely failed। But ये तो हो गए recommendations। अब आपको मेरा प्रैक्टिकलिटी बताता हूँ कि मतलब किस तरीके से आप प्रैक्टिकली चीजें देखो तो गवर्नेंस के बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। कई बार कुछ डिपार्टमेंट ऐसे पाए गए जिन्होंने चार्टर बनाया, प्लीज बी वेरी केयरफुल हियर, चार्टर बनाया, चार्टर लगाया भी, लेकिन उस चार्टर को डिस्प्ले ऐसी जगह किया गया जहां पे वो चार्टर दिखाई नहीं दे रहा था। That many people merely used it as a formality, as the very charter was framed, but the display of charter was made at such a place in the department that the citizens were not even having clarity, it was not even visible to the citizens। और ये प्रैक्टिकली बहुत जगह देख सकते हो आप। और सेकंड एआरसी ने इतना डेप्थ में स्टडी किया और उसने बोला कि the citizen charter should be displayed right in the front when the citizen enters, कि ये एक अगर डिस्प्ले कर रहे हो तो एकदम सामने होना चाहिए, जैसे ही सिटीजन अंदर जाए चार्टर सामने रहना चाहिए और आपकी नजर जानी चाहिए, ऐसा बनाना है आपको उसे। क्योंकि अगर आप बना रहे हो और उसे डिस्प्ले नहीं कर रहे हो तो यू आर जस्ट ट्राइंग टू अवॉइड द इंप्लीमेंटेशन। तो मतलब इमेजिन the entire bureaucracy largely worked hand in glove in order to ensure the failure of citizen charter, and each and every step indicates that bureaucracy was never serious on the perceptions of implementing the citizen charters as such। तो ये डिस्प्ले वाला जो रिकमेंडेशन है, ये जरूर आप एक पॉइंट में भी लिख सकते हो कि कुछ लोगों ने बनाया तो सही, लेकिन उसे डिस्प्ले राइट जगह नहीं किया, तो लोगों को कभी पता ही नहीं चला कि वो चार्टर एग्जिस्ट भी करता है सोसाइटी के अंदर, उस डिपार्टमेंट के अंदर। इज द पॉइंट क्लियर इनफ? फेल कैसे हुआ? बहुत प्लेस पे तो दिखता है, यस इंप्लीमेंट नहीं हुआ। इधर बता दिया मैंने 5 पॉइंट। प्रभाकर, आई थिंक यू मिस्ड समथिंग। ये सारी रीजन है फेल कैसे हुआ, कोई एक रीजन उठा के प्रभाकर मैं आपको दे नहीं सकता हूं, ये लो प्रभाकर ये फेल हो गया इधर। एवरीबडी लार्जली कहीं पे इसके कारण, कहीं पे इसके कारण, कहीं पे इसके कारण, कहीं पे इसके कारण। द बिगेस्ट प्रॉब्लम वाज दैट लॉ नहीं होने के कारण कभी किसी ने इसको सीरियसली लिया ही नहीं, और वो सिर्फ एक पॉलिसी मेजर रह गया और चला गया। दिस वाज द रीजन कि चार्टर्स फेल्ड। प्रभाकर, इज दिस क्लियर कि देयर इज नो सिंगल रीजन फॉर फेलियर, एवरीथिंग वाज फ्रेम्ड इन सच अ मैनर कि इट वाज बाउंड टू फेल इन द सिस्टम। तो प्लीज डू मेक दिस पॉइंट क्लियर। कोई सिंगल रीजन आप सोच रहे हो तो वो नहीं, सेकंड ईयर से मल्टीपल रीजंस हाईलाइट किए हैं, दिस एंड दिस एज वेल। These were some of the issues। अब मुद्दा ये आता है कि आज अगर चार्टर लेके आए, और इनफैक्ट आज अगर चार्टर लाना चाहिए, यस 100% लाना चाहिए आज। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के आने के कारण, सोशल मीडिया के आने के कारण, वी ऑफन सी दैट कि आज शायद बेटर अवेयरनेस हो सकती है सिटीजंस में चार्टर की। पहले आपके पास ये एस्पेक्ट्स नहीं थे। हाँ, सेवोत्तम मॉडल लिख सकते हो, आगे देखेंगे वे फॉरवर्ड में सेवोत्तम मॉडल। सूर्यांश, आई नो व्हाट इज सेवोत्तम मॉडल एज वेल। तो वो मॉडल बताएंगे, देखेंगे कि कैसे सेवोत्तम मॉडल आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, बट दैट्स अ फैक्चुअल पार्ट। आज पॉइंट ये है कि दिस इज हैविंग अ बेटर विजिबिलिटी। आज शायद लाना चाहिए हमें चार्टर को वापस। अब अगर चार्टर लाए जाए तो शायद हमें ये पॉइंट्स तो पहले खत्म करने पड़ेंगे, और देयर इज नो पॉइंट ऑफ दिस। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? सबसे पहले जो हमें ध्यान में चीजें रखनी है फ्रेम करते वक्त,
वो है जो पॉइंट्स हमने पहले देखे हैं। एक तो लोकल लैंग्वेज को भी स्पेस देना पड़ेगा, बिकॉज देयर आर पीपल हु आर टेकिंग सर्विसेज इन देयर आर पीपल हु मे नॉट बी लार्जली वेल वर्स्ड विद द लार्जर लैंग्वेजेस प्रेजेंट इन द इंडियन सोसाइटी। चार्टर शुड आल्सो बी फ्रेम्ड इन पार्टिसिपेटरी मैनर, दैट दिस सिटीजंस व्यू पॉइंट नीड्स टू बी अंडरटेकन। टेक एन एग्जांपल, ध्यान से समझो सर, पार्टिसिपेशन कैसे होगा इसमें, मतलब कितने सिटीजंस होंगे, नहीं, बेनिफिशियरीज जो हैं उनका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। आपको एक एग्जांपल देता हूं, टेक एन एग्जांपल ऑफ कोई पेंशन का डिपार्टमेंट, यहाँ पे पार्टिसिपेशन किसका होगा कि पेंशन कैसे आनी चाहिए, क्योंकि आपने हर बार कई बार मूवीज में देखा है आपको प्रूव करना पड़ता है आप जिंदा हो रेगुलरली में, कुछ ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, इट्स नॉट सो इजी। अब जो पेंशनर्स हैं उनके व्यू पॉइंट लिए जा सकते हैं कि किस तरीके से आपको क्या क्वालिटी की सर्विसेज चाहिए, बिकॉज दे वुड हैव फेस्ड प्रॉब्लम्स जस्ट लाइक हमने कल देखा। आप लोगों से अगर आईआरसीटीसी के ऊपर व्यू पॉइंट लिया जाए तो आई थिंक यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू टेल द पीपल कि प्लीज इंप्रूव दिस। व्हेन आई से पार्टिसिपेटरी मैनर, द बेनिफिशियरीज शुड आल्सो बी मेड पार्ट of framing the charter, exercise of framing the charters, because if only the bureaucrats frame the charters, there is a possibility that higher standard of services would never be stressed, and the ultimate motto of citizen charter is to provide the best quality services to the citizens by the government. लेकिन अगर मैं खुद ही अगर ब्यूरोक्रेट हूं तो शायद मैं अपने आप को उस लेवल पे स्ट्रेच नहीं करूंगा, अरे ठीक है इतना सर्विसेज इतना क्वालिटी बहुत है। अब लेकिन अगर बेनिफिशियरीज पार्टिसिपेट करेंगे, दे वुड एक्सपेक्ट द बेस्ट, एंड एट लीस्ट देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू हैव मच मोर pragmatic charters framed। और जब आप सिटीजंस को पार्टिसिपेट कराते हो उनकी अवेयरनेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, और जब अवेयरनेस बढ़ेगी तो शायद इंप्लीमेंटेशन में भी बदलाव आएंगे, एज ब्यूरोक्रेट्स में नॉट बी रेडी टू लार्जली इंप्लीमेंट इट, बट इफ द सिटीजंस आर लार्जली हैविंग अवेयरनेस ऑफ देयर राइट्स, दे वुड फोर्स द ब्यूरोक्रेसी टू एक्सेप्ट एंड इंप्लीमेंट द सिटीजन चार्टर्स। तो ये सेकंड पॉइंट जरूर अच्छे से लिखना पॉइंट में होगा कि द चार्टर्स फर्स्ट शुड बी फ्रेम्ड इन अ पार्टिसिपेटरी मैनर, ओनली देन इट विल लुक सिटीजन फ्रेंडली एंड इट विल बी इंप्लीमेंटेड इन अ सिटीजन फ्रेंडली मैनर। एक पॉइंट से दो बेनिफिट्स हैं, लोगों का अवेयरनेस बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं चार्टर्स जो है ज्यादा क्वालिटी ओरिएंटेड या कॉन्शियसनेस से बनेंगे। Regular update of the charter should also be made, because there are constant services which are being added to the kitty of government. There are constant services which are removed from the government mechanisms. There are different types of updates which often takes place with respect to subsidies, with respect to time span, with respect to many other aspects. And if the charters are not regularly updated, अब ये regular update कब होगा? ये कोई time span नहीं है कि एक महीने में करेंगे, साल में करेंगे। Whenever there is a change, substantial change in the services present, those charters should completely be updated in order to reflect the most recent changes present. अगर ये तीनों चीजें की जाए तो शायद फ्रेमिंग पे बहुत अच्छा सा इंपैक्ट हो जाएगा कि हमने चार्टर बहुत अच्छे से फ्रेम किए होंगे वहां पे, जो लिटरली सिटीजन ओरिएंटेड होंगे, ना कि सर्विस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओरिएंटेड होंगे, व्हिच वुड फोर्स द एडमिनिस्ट्रेशन टू गो मोर बियॉन्ड द रेगुलर ड्यूटीज। इंप्लीमेंटेशन पे क्या, पहला जो सेकंड आरसी नहीं बोला, डिस्प्ले इनको राइट जगह करना है, डिस्प्ले द चार्टर्स एट द राइट प्लेस, because if they are displayed people would know it, if they are not displayed people would never come to know it and they'll never force its implementation. Training to the civil servants or that the bureaucracy who is implementing the charter should be given. सिटीजन की ट्रेनिंग की बात नहीं है यहाँ पे, जो ब्यूरोक्रेट्स है जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं उन्हें ट्रेन करो आप, बिकॉज कई बार होता ये है, recently just I think 20-25 days before, not I think 20 days, थोड़ा ज्यादा ही हो गया, one of my friend when we used to prepare together got selected in 2010, posted in Karnataka right now, belongs to Kerala cadre as an IPS officer, and I just had a word with him and he said me one thing कि अरे यार the quality of officers who are coming, I mean seriously they do not even have any IQ, what word he used was they are fools। बोला क्या हो गया भाई ऐसा, बोला यार एक बार समझाओ दो बार समझाओ उन्हें समझ ही नहीं आ रही है कोई चीज, I mean they are not even ready to learn। अब पॉइंट क्या आ रहा है, बहुत सारे ऐसे शायद एक न्यूली अपॉइंटेड ऑफिसर्स होंगे जो काम तो करना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है कैसे किया जाए, क्या तरीका है, और इसके कारण वो उस चीज को अवॉइड करने लगते हैं, वो उनको इंप्लीमेंट करना ही बंद कर देते हैं, बिकॉज़ एट द एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल इज नॉट बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इफ यू ट्रेन देम दे वुड बिकम अवेयर, एंड रिमेंबर वन थिंग कि जितनी ज्यादा बेटर ट्रेनिंग होगी उतना ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, और प्रोडक्टिविटी अगर होगी तो सेम टाइम सेम काम जो पहले 10 घंटे में हो रहा था शायद 5 घंटे में होगा, जिसके कारण ट्रेनिंग के कारण न तो वो सर्विस पर्सन है उस पर प्रेशर पड़ेगा कि मुझे ज्यादा देर बैठना पड़ रहा है, वो जल्दी काम खत्म कर लेगा बिकॉज ही नोज हाउ टू डू इट। मैं पहले पीपीटी बनाता था तो आई थॉट कि शायद मेरी लाइफ में मुझे ऐसा लगता था कि पीपीटी बनाना सबसे बड़ा चैलेंज है या टाइप करना सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मैंने प्रॉपर्ली ऑफलाइन में पढ़ाया, मैंने पूरे व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया, ये तो अभी यूज करना स्टार्ट किया मैंने लाइफ में। आई थिंक जस्ट 8 मंथ डाउन द लाइन व्हेन आई यूज्ड टू टीच इन ऑफलाइन इट वाज कंप्लीटली द व्हाइट बोर्ड, ये तो बहुत अच्छा सा ऐड ऑन हो गया। अब मैंने कभी कंप्यूटर उस तरीके से पढ़ाने के लिए यूज नहीं किया था लाइफ में, मुझे चैलेंजिंग लगता था वो टास्क, यार मैं कैसे बनाऊंगा, टाइप करना, मैं लिख लेता हूं नोट्स, लेकिन वो नहीं हो पाता था मुझसे। अगर अब जब मैं उसे यूज करने लगा स्टडी आईक्यू में आने के बाद, आई बिकम कंफर्टेबल विद इट एंड नाउ आई डोंट अवॉइड दैट अप। दिस इज व्हाट हैपेंस विद द ब्यूरोक्रेट्स। इज द पॉइंट मेड होम बैक क्लियर, दिस इज दिस पॉइंट क्लियर इनफ गाइस कि ट्रेन करो सो दैट वो इंप्लीमेंट करे, और एल्स डिफिकल्ट रहेगा थोड़ा सा, दे विल ट्राई टू, देयर वुड बी अ हेसिटेंसी प्रेजेंट इन देम। मैन पावर इंक्रीज करना है, जो ऑलरेडी उनका रिकमेंडेशन था उसको रिवर्स किया मैंने, एंड यस व्हाट सेकंड ईआरसी क्लियरली सेड वाज स्टैट्यूटरी बैकिंग होनी चाहिए चार्टर्स को। स्टैट्यूटरी बैकिंग मतलब द चार्टर शुड बी फ्रेम्ड अंडर द ऑब्लिगेशंस ऑफ अ लॉ। एक ऐसा बताओ मुझे यार एक चीज, अगर बिना लॉ के कोई चीज बनती है और लॉ के तहत अगर कोई चीज बनती है, तो अगर कोई चीज लॉ के नीचे बन रही है उसके चांसेस ऑफ बेटर इंप्लीमेंटेशन क्यों होते हैं, नॉर्मली क्यों होते हैं ज्यादा बेटर चांसेस? यस कि आप उसको कोर्ट और कचहरी में लेके जा सकते हो और उसके कारण उसका पनिशमेंट हो सकता है, नौकरी जा सकती है या डिमोशन या व्हाटएवर कुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस जो मेंशन्ड होगा, आप उसे कोर्ट ले जा सकते हो। अब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में अगर लॉ नहीं है और अगर यहाँ पे एक बाबू बैठे हैं और आप कोई सर्विस डिमांड करते हो और वो आपको रिफ्यूज कर दे ऑन फेस वैल्यू, आप उसे कोर्ट में कतई नहीं ले जा सकते, बिकॉज ही डिड नॉट वायलेटेड एनी लॉ। और जब तक लॉ वायलेट नहीं होता तब तक आप कभी भी उसे एक कॉम्पनसेशन या कोई चीज डिमांड नहीं कर पाओगे। तो सेकंड ईआरसी बोलता है भैया बैक इट बाय अ लॉ। तो जब तक तुम लॉ से बैक नहीं करोगे, दैट फियर वुड बी देयर विद इन द सिटीजंस, द फियर वुड नॉट बी देयर विद इन द इंप्लीमेंटर्स ऑफ दैट चार्टर। सो इट्स दिस लॉ ट्रांसफर्स द फियर फ्रॉम द माइंड्स ऑफ सिटीजंस टू द माइंड्स ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स। ये ट्रांसफर हो जाती है फियर जस्ट बिकॉज ऑफ लॉ।
लॉ नहीं है तो शायद कोई फियर भी नहीं होगी आपकी। अब दीज वर सम ऑफ द बेसिस जो शायद आपको बेहतर चार्टर इंप्लीमेंटेशन और फ्रेमिंग के ऊपर काम आ सकते हैं, बट शायद मेरे हिसाब से अभी भी कुछ वीकनेस है। 2 पॉइंट और लिखे मैंने। सिर्फ लॉ बनाने से सफिशिएंट नहीं है, आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि वो लॉ सीरियसली स्ट्रांग है। सेकंड, परफॉर्मेंस अप्रेजल जब ब्यूरोक्रेट्स का हो रहा है, चाहे क्लरिकल से लेके जो भी इंप्लीमेंटर्स है उधर, to what extent they have implemented or violated the charters, all those cases should be taken into account why you give them appraisal, तब शायद ये सीरियसनेस आएगा। और एक ये मेरा पर्सनल क्रिएशन है, इंस्पायर्ड बाय द केरला मॉडल ऑफ सोशल ऑडिट। आई विल एक्सप्लेन दैट, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। सबसे पहली चीज ये हैवी फाइन्स। कोई भी एक बंदा प्लीज गाइस हैंड रेज करो, एक ही बंदा, कोई भी, विल सेलेक्ट एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली दिस इज। आयुषी आयुषी आयुषी, हेलो। या आयुषी, यू आर परफेक्टली ऑडिबल। आयुषी, लेट्स एक बार अंडरस्टैंड दिस। और ये गाइस ऑलमोस्ट जहां पे भी फाइन्स का प्रोविजन आपको सही लगे वहां पे ये सारा डिस्कशन काम आएगा। थोड़ा सा डेप्थ में जाके कर रहा हूं, बट अंडरस्टैंड इट्स कॉम्प्लिकेसीज प्लीज, दिस इज अ रियल इंपॉर्टेंट व्यू पॉइंट। लेट्स अज्यूम आयुषी यू आर द हेड ऑफ डिपार्टमेंट। कोई एक डिपार्टमेंट ले लेते हैं आयुषी जिसके हेड हो आप, ठीक है? ओके सर। आपके नीचे कुछ 3 कर्मचारी काम कर रहे हैं, ठीक है? ये फर्स्ट लेवल ब्यूरोक्रेसी है। सपोज एक सिटीजन जो है आपके इस कर्मचारी के पास में आके A B C, ठीक है, इनके पास आके वर्क डिमांड करता है और आपके डिपार्टमेंट में एक चार्टर ऑलरेडी है। लेट्स अज्यूम देयर इज अ सिटीजन चार्टर ऑलरेडी प्रेजेंट। अब इसने आपसे इस बंदे से, मिस्टर ए से वर्क डिमांड किया और मिस्टर ए ने इसका काम किया लेकिन चार्टर के मुताबिक नहीं किया। इट डिड नॉट फॉलो द प्रोविजंस ऑफ सिटीजन चार्टर्स, ठीक है? और मैं अज्यूम करके चल रहा हूं लॉ भी बन गया है, सारी चीजें बन गई, सब कुछ है। अब एक प्रोविजन ये बोला जाता है कि इंपोज हैवी फाइन्स। अब आप मुझे सिर्फ इतना बताओ, फाइन्स लगाने किस पे चाहिए? इस पे लगाने चाहिए या इस पे लगाने चाहिए? आप पे लगाने चाहिए या आपके सबऑर्डिनेट में लगाने चाहिए? Sir, I think the responsibility at first level is of mine, so if fine would be imposed, it would be imposed on me at first place, I think. Okay, suppose मैं आपके ऊपर फाइन लगाऊं, पहले ध्यान से सुनना, दोनों की तरफ, दोनों व्यू पॉइंट समझ लेना। चैट 2 मिनट नहीं करोगे तो ज्यादा बेटर है, सिर्फ आंसर देना जो पूछूं मैं। अगर मैं आयुषी पे फाइन लगाऊं तो आपको लगता है क्या ये पॉसिबिलिटी है कि these all 3 people में गैंग अप अगेंस्ट यू, के सर पे लग रहा है, लगने दो? Sir, there is possibility, yes. शायद कुछ हद तक पॉसिबिलिटी है कि हम हर नेगेटिव पॉइंट कनेक्ट करके चलेंगे। अच्छे से समझना ये व्यू पॉइंट, वापस नहीं, पूरा एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा मैं। और ये करप्शन में काम आएगा, आरटीआई में काम आएगा, सोशल ऑडिट में काम आएगा, सिविल सर्विसेज में काम आएगा, रिफॉर्म्स में काम आएगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल में काम आएगा, मल्टीपल प्लेसेस। बट पॉइंट मैं इधर ही एक्सप्लेन करूंगा, मैं परफॉर्मेंस अप्रेजल सिविल सर्विसेज में नहीं करने वाला हूं। इस पे मैंने फाइन अगर लगाया, लेट्स अज्यूम इस पे लगा देते हैं पहले फाइन, क्योंकि आपने अभी बोला कि अगर मैं इस पे लगा रहा हूं तो शायद ये लोग गैंग अप भी कर सकते हैं और ये बॉस जो है इनके इनएफिशिएंसीज के कारण प्राइस पे कर रहा होगा। और लेट्स अज्यूम एक और पॉइंट पहले समझते हैं आयुषी। मान लो मैंने बॉस पे ही लगाया, आप पे ही फाइन लगाया, पॉसिबिलिटी है फाइन कितना लगेगा? मे बी 1000 रुपए लगा दिया मान लो, क्योंकि आरटीआई में कितना लगाया पर डे 250 रुपए का फाइन है, मैक्सिमम 25,000 तक जाता है। आपको कुछ खास फर्क पड़ेगा क्या इधर? Sir, as far as 1000 is concerned, no. याद है ना, इसीलिए हमने हेवी फाइन्स रखे थे। तो हमने 2 सिनेरियो इधर समझे गाइस कि पहला फाइन आयुषी पे लगना चाहिए, लेकिन अगर इधर लगता है तो शायद ये लोग इसे कोऑपरेट नहीं करें। ये एक कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन आता है स्टूडेंट को जब भी मैं ये बोलता हूं, सर ये तो एक्चुअली गलत हो जाएगा ना, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी गलती नहीं है, गलती इन लोगों की है, ब्यूरोक्रेसी चलती है, इनकी अपनी रिस्पांसिबिलिटी है, और अगर कल ये लोग साथ में गैंग अप करके इस बॉस के अगेंस्ट में कुछ बोल देंगे, मतलब इसका फाइन लग रहा है, ही इज पेइंग द प्राइस फॉर नॉट बीइंग इनएफिशिएंट, राइट? लेट्स अज्यूम अगर फाइन इस पे लगाया जाए, लेट्स अज्यूम कोई भी फाइन ले लो 1000 रुपीस, इस पे अगर फाइन लगाया जाएगा तो क्या हमारी इंडियन ब्यूरोक्रेसी इस पे चलती है? क्या इसने फोन करके, आयुषी आपने फोन करके इसको बोल दिया ये जो बंदा है इसको सर्विस नहीं दोगे तुम? इज देयर अ पॉसिबिलिटी? Sir, if I'm corrupt, then yes. नहीं, इज देयर अ पॉसिबिलिटी? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट करप्ट और नॉट करप्ट। क्या होता है क्या सिस्टम में ऐसा Sir, yes. कि ये फोन करके, हमने कई बार देखा ना, ऊपर से ऑर्डर आया हुआ है सर, अब अगर ये बंदा इसको सर्विस नहीं देता है तो इसको फाइन तो भरना पड़ेगा। Yes, yes, sir. इसकी कोई गलती थी क्या इधर? No, sir, it was my call. अब इट वाज योर कॉल सर। अब ध्यान से समझना, आप इम्प्रैक्टिकल कैसे हो जाते हो गवर्नेंस में। अरे नहीं सर, कोई जरूरी है क्या ये इसको ना बोल सकता है? किताबों में ना बोला हुआ अच्छा लगता है, रियल सर्कमस्टेंसेस में पॉसिबल नहीं है। सर क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज इसका जो एसीआर है ना, ये सीनियर बनाता है। एसीआर मतलब एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। एसीआर से क्या होता है सर? एसीआर से प्रमोशंस होते हैं। जब सीनियरिटी सेम लेवल की है तो एसीआर देखी जाती है। यहां तक सब मेरे साथ? अब इस पे फाइन लगाए तो प्रॉब्लम आ रहा है, इस पे फाइन लगाए तो प्रॉब्लम आ रहा है, बिकॉज़ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इनको ऊपर वाले लोग काम नहीं करने दे रहे, नहीं करना इंप्लीमेंट। अब ये फंस गया, एक तरफ फाइन भी देना पड़ रहा है, एक तरफ बॉस यस बॉस मेंटालिटी को भी रखना पड़ रहा है, बिकॉज़ मेरा प्रमोशन तो भाई साहब के हाथ में है। मैंने अब इसीलिए इधर पॉइंट लिखा है, हेवी फाइन्स शुड बी इंपोज्ड ऑन आयुषी हियर। इस पे डालो सारा फाइन। सर पॉइंट तो वही आ गया ना, इनजस्टिस है। क्यों थी इनजस्टिस? पहले कि सर ये लोग गैंग अप करके इसके अगेंस्ट में आ जाएंगे। ध्यान से समझना, क्या इनके अंदर कैपेसिटी है इसके अगेंस्ट में गैंग अप करने की? डू यू थिंक दे कैन डू दिस? अगर प्रैक्टिकली बताऊं, नो। क्यों नहीं? बिकॉज एट द एंड इन तीनों का एसीआर बना रहा है ये। इसका मतलब कल अगर तुम्हारे कारण बॉस को फाइन पे करना पड़ा तो बॉस तुम्हारी तो एसीआर खराब करके चला जाएगा, चाहे लास्ट डे का रिटायरमेंट ही क्यों ना हो मेरा। डिड यू गेट द पॉइंट? पहली चीज, ये गैंग अप करने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी एक हायरार्की पे चलती है हमारे यहाँ पे। बिकॉज आपकी एसीआर में एक रेड हेरिंग आ गई, आपका प्रमोशन तो हमेशा के लिए कटघरे में आ गया, हमेशा के लिए खत्म नहीं होगा वो रेड मागुदर। पहला पॉइंट क्लियर है सबको? और ये रियलिटी है ब्यूरोक्रेसी की एग्जिस्टिंग, कि इस पे हेवी फाइन्स लगाना चाहिए। नहीं, इस पे फाइन्स लगाना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली रिस्पांसिबिलिटी जैसे आयुषी ने बोली इस आदमी की है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ये है। इसको ध्यान रखना है कि कौन इनएफिशिएंट है, कौन एफिशिएंट है। अब ध्यान से समझो, जैसे मैंने इस पे हेवी फाइन लगाया, ये तीनों लोग ऑटोमेटिकली काम करने लगेंगे, बिकॉज इनके कारण अगर बॉस ने फाइन पे किया तो मेरा प्रमोशन तो टेंशन में है।
आई होप ये पॉइंट क्लियर है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस पे कितना फाइन लगाया जाए, 1000 रुपया लगाया जाए, जस्ट एक हाइपोथेटिकल फिगर ले रहा हूं, या लाख रुपया लगाया जाए। अब ऑब्वियसली लाख रुपए तक तो नहीं जा सकते आप इधर ऑन द बेसिस ऑफ क्या आप कैलकुलेशन कर सकते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन सर्विस टू सर्विस क्या चीज का है। फाइन बस हैवी होना चाहिए इधर। सर हैवी फाइन से क्या फर्क पड़ेगा? अब यहां पे स्टूडेंट का काउंटर क्वेश्चन क्या आता है, अगर कोई सोचता है तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है, सर इस आदमी को क्या फर्क पड़ेगा, इसके नीचे मान लो ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, हजारों लोग इसके नीचे काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल लेके चलते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी ही वुड बी गेटिंग XYZ फंड फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, पॉसिबिलिटी है ना। यार क्या फर्क पड़ेगा, 2-3 लाख रुपए फाइन भी दे देगा तो हाउ डज इट मैटर, बिकॉज़ ही इज गोइंग टू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। लेट्स अज्यूम दैट कितना भी पैसा होने दो इसके पास, जब बॉस एक डिपार्टमेंट के नीचे मान लो 50 लोग काम कर रहे हैं, 50 लोग में अगर एक दिन का फाइन 100 रुपए भी लिया मैंने इंटू 30, जब तक वो नहीं हुआ मान लेते 30 इंटू 50 करो, कितना आता है दोस्त? 1,50,000 के आसपास एक गुड अमाउंट आता है। अब अगर ये आदमी हर महीने इतना फाइन दे रहा है तो पूरा का पूरा व्हाइट में देना होगा, क्योंकि बैंक में देना पड़ेगा, और सीधा झटके में आ जाएगा इंटेलिजेंस के नीचे, अरे भाई आयुषी इतना फाइन कहां से दे रही है, इसकी सैलरी 90,000 रुपए है और ये फाइन दे रही है 2 लाख रुपए महीने के, पैसा कहां से आया? सीधा अंदर। समझ में आया? दोनों तरफ से सिस्टम सेफ हो गया, ये आदमी इफेक्टिव हो गया, इस आदमी ने इफेक्टिविटी इंश्योर कराई, और साथ ही साथ में दोनों का परफॉर्मेंस बेटर हो गया। Now this is called as making a point, जहां पे almost full proof हो, 100% full proof कहीं पे नहीं होती है कोई चीज, because reforms are largely on the basis of what you learn। तो किधर लगना चाहिए लिखना, ये जब पॉइंट आप लिखो सिटीजन चार्टर में, heavy fine should be imposed on the head of departments because it is the responsibility of head of department to ensure, and further head of department imposing fine on head of department would also largely not ensure exploitation of HOD as the HOD is the signing authority of ACRs। जो सीनियर्स होते हैं, HOD मैंने एक लिया है, जो भी सीनियर्स है, जो हायरार्की होती है, जैसे भी चल रहा है, ACR अल्टीमेटली इनके हाथ में होती है, तो कभी भी नीचे वाले लोग जानबूझ के फाइन नहीं लगवाएंगे। इज द पॉइंट क्लियर गाइस? समझ में आया कि आप कुछ चीज को बेहतर कैसे कर सकते हो? सागर सर आपको नीति आयोग में बैठाना चाहिए, वेट अ सेकंड, आगे करप्शन में ऐसे व्यू पॉइंट्स दूंगा तुम्हें, और लिटरली बता रहा हूं, दिस इज द पॉइंट व्हिच आई मेड ऑन द बेसिस ऑफ माय आरटीआई एक्सपीरियंस। आरटीआई के अंदर हुआ ये कि 250 रुपए लगा गया फाइन पर डे, और 25,000 मैक्सिमम तक रख दिया गया उसे। हरियाणा की स्टडी थी जहां पे 93%, मेरे को फैक्ट याद नहीं है, मैं रीड आउट करके बताऊंगा, बट अप्रोक्सीमेटली बोल दे रहा हूं, 90% फाइन केसेस पे फाइन ही नहीं लगा गया, और जिस पे केसेस पे फाइन लगा गया उसका 3.5% ऑफ द अमाउंट कलेक्ट किया गया। आगे बताऊंगा ये फैक्ट भी, और ये एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने बोला है, विल सी, आरटीआई थोड़ी देर और दो मुझे। तो आई होप ये हेवी फाइन समझ में आया, आगे काम आएगा एथिक्स पेपर में, ये सजेशंस रखना आगे जब आप केस स्टडी सॉल्व करो, एंड रियली गुड आंसर। एक और लास्ट पॉइंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब ये इससे कनेक्ट हो जाता है, आपको पता है कि आपने अगर चार्टर इंप्लीमेंट किए या नहीं किए, दोनों को कंसीडर करके चलेंगे हम। अगर आपका अप्रेजल है, अगर आपने हेवी फाइन इस तरीके से इंपोज करना स्टार्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो कंसीडरेशन में आ जाता है, बिकॉज आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल फिर आपका सीनियर उसी के बेसिस पे कर रहा है कि आपने चार्टर कितने इंप्लीमेंट किए या ना किए। तो याद रखना ये तब होगा जब आपने लॉ बना लिए हैं, मतलब ये पॉइंट सेट कर लिए हैं, तब जाके ये पॉइंट लिखना। और ये लास्ट है सिटीजन चार्टर अथॉरिटी। इसको मैंने बनाया है पॉइंट, लेकिन एक केस स्टडी के बेसिस पे बनाया है। केरला के अंदर सोशल ऑडिट के ऊपर एक प्रैक्टिस होती है, मुझे लगा सोशल ऑडिट में तो चलो केरला लिख ही लेंगे, इस प्रैक्टिस को आप इधर भी तो लगा सकते हो। अब होता क्या है, केरला गवर्नमेंट ने 11 मेंबर की एक कमेटी बनाई, 11 मेंबर की कमेटी बनाई, जहां पे रिप्रेजेंटेटिव्स कहां से हैं, वुमेन्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव, सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और सिविल सर्वेंट्स रिप्रेजेंटेटिव एक्सेट्रा, अलग-अलग ट्रांसजेंडर तक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, सबके कुछ रिप्रेजेंटेटिव है इस 11 मेंबर में। अब यहां पे काम क्या है इस ऑडिट का, इस कमेटी का? मान लो ये केरला है, केरला के अंदर विलेज 1, सिटी 1, टाउन 1, मतलब कुछ सिटीज, कुछ टाउन्स, कुछ विलेजेस है। अब डिफरेंट लॉज के तहत कुछ स्कीम्स के अंदर ऑडिट होती है, सोशल ऑडिट। तो सोशल ऑडिट फिलहाल से सोशल ऑडिट वर्ड समझो, नेक्स्ट सोशल ऑडिट आई मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज। सोशल ऑडिट हो तो जाती है, इसकी रिपोर्ट बन जाती है कि यहाँ पे ये करप्शन हुआ, ये स्कीम ठीक थी, ये करप्शन हुआ, ये स्कीम ठीक थी, कुछ रिपोर्ट्स बनी। अब देखा ये गया कि रिपोर्ट्स के ऊपर कभी कोई एक्शन नहीं लिया गया, और धीरे धीरे लोगों ने सोशल ऑडिट में कम पार्टिसिपेट करना चालू कर दिया। फेल नहीं हुई ऑडिट, पर पार्टिसिपेशन थोड़ा कम होने लगा। इज द पॉइंट क्लियर कि क्या हो रहा है इधर? अब आगे देखो, केरला गवर्नमेंट ने दिमाग लगाया, बोला काम करो 11 मेंबर की कमेटी बनाओ तुम, बस आप ठीक है बना देते हैं। क्या करेगी ये कमेटी? इस कमेटी का कोई भी काम नहीं है, घूमो फिरो मजे करो। मतलब क्या है सर? मतलब ये है कि 11 मेंबर की कमेटी विलेज 1 जाएगी, इसकी रिपोर्ट उठाएगी। मान लो ये फूड, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की कोई एक रिपोर्ट है, सोशल ऑडिट रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट यहां से ये कमेटी उठाएगी, जो हेड है, जो इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए उधर एस्टैब्लिश्ड है, ये रिपोर्ट उसके ऑफिस तक रख देगी, सामने जाके रखेगी ये कमेटी। साहब जस्ट हम ये बताने आए थे, ये रिपोर्ट इस विलेज से आई है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की, आपके ध्यान में होना चाहिए, तो हम आपके टेबल पे रिपोर्ट रख दे रहे हैं। ये कमेटी कोई एक्शन नहीं लेगी और कि तुम ये एक्शन लो, तुम वो करो, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट आने लगेगी इस हेड के बीच में और कमेटी के बीच में, बोलेगा ये मेरा काम है, तुम क्या कर रहे हो? ये साहब सिर्फ इसके टेबल पे रखेंगे, क्योंकि केरला में ये पता चला कि रिपोर्ट तो बना दे रहे हैं, लेकिन जो डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी हेड है, उनको पता ही नहीं चलता ऐसा कुछ धांधली हो रहा है केस में, वो रिपोर्ट उन तक पहुंचती नहीं है, क्योंकि एक स्कीम की बहुत सारी ऑडिट्स हो रही होगी अलग-अलग लाख हजारों गांवों में, नहीं पहुंचती है वो हेड तक डिस्ट्रिक्ट के। अब वो पहुंचती नहीं तो ये बेचारा एक्शन क्या लेगा? अब क्या किया गया, इसके सामने रिपोर्ट पुट अप की गई। अब ये आदमी अवेयर है कि ये रिपोर्ट बनी है, और ध्यान से सुनो, ऑल इंडिया और केरला की ये कमेटी है, तो इस हेड को ये भी दिमाग में आ गया, अरे भाई ये तो नेशनल लेवल की कमेटी है, सॉरी स्टेट लेवल की कमेटी है, कल जाके हो सकता है मेरे पॉलिटिकल बॉसेस को रिपोर्ट कर देगी कि साहब मैंने तो उस कलेक्टर के सामने रिपोर्ट रख दी, लेकिन वो एक्शन ही नहीं ले रहा, मैं क्या करूं? इसको पता चल गया ही इज बीइंग लार्जली वॉच्ड, रिपोर्ट इसके पास में है, ये सीधा एक्शन लेगा इस रिपोर्ट के ऊपर, इनको खारिज करेगा, गेम ओवर। किया क्या?
इस पूरी की पूरी कमिटी ने कुछ भी नहीं किया, इधर से रिपोर्ट उठाई राइट जगह पे प्लेस कर दी, इधर से रिपोर्ट उठाई राइट जगह पे प्लेस कर दी, इधर से रिपोर्ट उठाई राइट जगह पे प्लेस कर दी, सिर्फ घूमो और फिरो। तो सर इससे चार्टर का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है, तुम सोशल ऑडिट में केरला करना, पर तुम चार्टर के अंदर भी कुछ बनाओ ना। मैंने एक कॉइन किया टर्म, सिटीजन चार्टर अथॉरिटी बनानी चाहिए। सिटीजन चार्टर अथॉरिटी क्या करेगी? इनका सिर्फ ये गोल है, जाके आप चेक करो कि वायलेशन के केसेस हो रहे हैं क्या, कुछ एक्शन नहीं लेना, जस्ट गो एंड ऑब्जर्व। नहीं साहब हम तो सिर्फ ऐसे देखने आए हैं। जब देखने आते हैं ना लोग, तो याद है मॉर्बी के अंदर एक ब्रिज गिरा था गुजरात में, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की विजिट होने वाली थी, पूरा का पूरा हॉस्पिटल रिफर्बिश कर दिया गया, सिर्फ विजिट से। वो कोई इंस्पेक्शन करने नहीं आ रहे थे, वो पीड़ितों से मिलने आ रहे थे। ये होता है पावर का सिर्फ विजिट। अब जब इधर सोशल ऑडिट में ये सक्सेसफुल हो सकती है, सिटीजन चार्टर अथॉरिटी शुड बी क्रिएटेड बोथ एट द स्टेट लेवल एंड द सेंट्रल लेवल विद द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स whose only goal should be to report the violations of charters to the respective head of the department. This would largely create pressure on the people to take actions. समझ में आया पॉइंट? एक एग्जामिनर ना पागल हो जाएगा दिमाग से। इंप्लीमेंटेशन है, एआरसी 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 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले तुमसे 5 पॉइंट ज्यादा लिखेंगे एआरसी के, क्योंकि वो 15 का 15 रिपोर्ट पढ़ रहा है। उनको उनके फील्ड में डिफीट करना होता है कैपेसिटीज, कि ये नहीं लिखेगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला। राइट दैट प्लीज, जस्ट अ रिक्वेस्ट। ये 2 पॉइंट तुम्हें 4 मार्क्स ज्यादा देके जाएंगे चार्टर में। और अगर आपका कोई भाई बंधु इस बार लिख रहा है, प्लीज एक बार जरूर उन्हें बोलो कि चार्टर तैयारी करे, तो ये 1-2 पॉइंट जस्ट नोट डाउन करके कहीं लिख ले। तो ये थे वे फॉरवर्ड ऑफ लार्जली मेकिंग चार्टर अ रियली फैंटास्टिक एक्सरसाइज। थोड़ा सा बड़े व्यू पॉइंट से सोशल ऑडिट पे पढ़ो तो कोशिश करो वो कहीं और यूज हो, यहां कहीं पढ़ो तो कोशिश करो कहीं वो और यूज हो। लास्ट में अगर टाइम बचा मेरे पास इस क्लास खत्म होने के बाद में, तो आपसे सिंपल सा सवाल पूछूंगा, क्या इस दुनिया से करप्शन खत्म किया जा सकता है? दुनिया का पता नहीं, मेरे देश से क्या करप्शन हटा सकते हैं? एक लॉजिकल सॉल्यूशन दूंगा और आप बताना फिर हट सकता है कि नहीं। पॉइंट इज दिस, वो विल होनी चाहिए लोगों के अंदर, एक ही सॉल्यूशन। बट समडे इफ वी हैव टाइम, राइट नाउ देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिबेटिंग ऑन दैट। Those were some of the way forward with respect to social citizen charter. अब एक छोटा सा टॉपिक और करना है मुझे, सोशल ऑडिट, फिर एक बड़ा सा टॉपिक आरटीए बचता है। आरटीए के अंदर बहुत सारे इश्यूज एक साथ कवर करूंगा। सोशल ऑडिट होती क्या है? सोशल ऑडिट अगर होती क्या है समझना है, तो सेकंड ईआरसी ने एक डेफिनेशन दी है, लेकिन डेफिनेशन क्या है कि एक थोड़ी सी एक डेफिनेशन होती है, एसेंस में समझते हैं चीज क्या है। मैंने दोनों पॉइंट इधर लिखे हैं, ये सिर्फ एक वर्ड यूज किए गए हैं जस्ट टू मेक अ पॉइंट बैक होम, नथिंग मोर देन दैट। फाइनेंशियल ऑडिट जो होती है, इट्स ऑलवेज द ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कितना पैसा दिया गया, कितना पैसा यूज किया गया, बाकी का पैसा किधर है। इट्स अ बुक ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट की बुक्स का ऑडिट होता है कि साहब आपको 100 रुपए दिए गए, आपने यूज इतना किया, ठीक है, अकाउंट्स मिल रहे हैं, वी आर हैप्पी। जो नॉर्मली सीएजी जैसी ऑर्गेनाइजेशन करती है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये होता है आउटपुट्स का ऑडिट। आउटपुट्स मतलब क्वांटिटेटिव फिगर की बात कर रहा हूं, 100 रुपए दिए, 100 रुपए का अकाउंट मिल गया, आप फ्री हो। सोशल ऑडिट एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया गया whose work is not to audit financial accounts. फाइनेंशियल अकाउंट्स का ऑडिट नहीं करता है वो, भैया किसी और की रिस्पांसिबिलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। ये करते क्या है? ये आउटकम का ऑडिट करते हैं। अगर ये आउटकम वर्ड यूज किया गया यहाँ पे, ऑडिट इज ऑफ इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन का मतलब आपको एक स्कीम दी गई, आपने उसको इंप्लीमेंट किया। बताया गया, लेट्स अज्यूम कि आपको एक स्कीम दी है, ये बिल्डिंग स्वच्छ भारत अभियान की कोई स्कीम ले लेते हैं, जहां पे ये है कि इस गांव के अंदर 100 टॉयलेट बनाने हैं। ध्यान से सुनना प्लीज, 100 टॉयलेट बनाने हैं। उस 100 टॉयलेट्स बनाने में ऑडिट फाइनेंशियल अकाउंट क्या करेगा? अच्छा आपको इसका 500 रुपए दिया गया था एक टॉयलेट का, तो आपने 10 टॉयलेट बनाए, 5000 रुपए लगने चाहिए आपके, बाकी पैसा ये रहा, डन। सोशल ऑडिट में क्या करते हैं कि 100 टॉयलेट बनाने थे, आपने अकाउंट्स में, आपने बुक्स में बताया कि मैंने 50 टॉयलेट बना लिए, लेट्स अज्यूम। अब सोशल ऑडिट में क्या होता है, ये 50 ऑडिट का फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। ये दिखाओ 50 का है, वो 50 नहीं बने कोई बात नहीं है, वो अकाउंट वाले मैच कर लेंगे कितना पैसा बचा आपके पास। ये 50 टॉयलेट बनाए जब आपने, तो ये कहां है, हमें ये दिखाओ। दिस इज कॉल्ड एज इंप्लीमेंटेशन। दैट इधर आपको सेवोत्तम मॉडल यार एक फैक्ट वाला पार्ट है, आप देखो जो 6 या 7 पॉइंट्स है उसके अंदर क्या मॉडल है, बट एट द एंड एसेंस में यही सारे पॉइंट्स है उधर। तो सूर्यांश, इट्स अ प्योर फैक्चुअल पार्ट ऑफ सेवोत्तम मॉडल, देयर आर सर्टेन ट्रेड्स व्हिच आर लार्जली गिवन। एक बार देख लेना, और मेरे नोट्स में भी है, यू कैन आल्सो रीड दैट अप। जस्ट इंप्लीमेंटेशन वाला पार्ट हो जाए, आई थिंक दैट इज बेटर। क्लियर है सूर्यांश? यू गेट द नोट्स, मैंने जो बोला है, बट वेट करो 4-5 दिन मुझे देखने पड़ेंगे वो नोट्स का पीडीएफ कहां पे है। अब आप ग्राउंड में जाके वेरीफाई करते हो। पहले इस पूरे प्रोसीजर को समझने से पहले आप ये इसकी डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट, अच्छा पहले मैंने ये बना दिया, ठीक है, एक डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लेना। ये सेकंड ईआरसी ने डेफिनेशन दी है इसकी, तो अगर सेकंड ईआरसी लिखो तो एग्जैक्ट लिखना, अगर ये नहीं लिखो तो आप इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट वंस। इट्स एन अकाउंटेबिलिटी टूल दैट मेजर्स एंड इवैल्यूएट्स द पब्लिक सर्विस डिलीवरी, कितने बने टॉयलेट, कितने नहीं बने, टॉयलेट नहीं कुछ भी हो सकता फॉर दैट मैटर, पब्लिक सर्विस डिलीवरी, एंड रेक्टिफाइज द गैप विद द डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ बेनिफिशियरीज। आप डायरेक्टली बेनिफिशियरी से वेरीफाई करवाते हो कि साहब आपके घर में टॉयलेट बन गया क्या। अब क्या होता है प्रोसीजर ये। अब प्लीज मेक श्योर सोशल ऑडिट में हमेशा 3 पार्टीज होनी ही चाहिए। क्या है वो 3 पार्टीज? एक तो जो ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व है, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, कोई एसडीएम हो सकता है, कोई डीसी हो सकता है, आईपीएस ऑफिसर हो सकता है, वो जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो होंगे। एक तरफ सिविल सोसाइटी स्टेज पे बैठेगी, जो भी एनजीओज या लोकल सिविल सोसाइटी जो है वो भी रहेगी। ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, ऐसा नहीं है ये नहीं होने से चलेगा, नहीं वो नहीं होगा। और दूसरी तरफ जो है लोग बैठेंगे गांव के, जिसमें एटलीस्ट आना चाहो तो सबको आ सकते हो, लेकिन एटलीस्ट बेनिफिशियरीज को बुलाया जाता है जिसको बेनिफिट्स मिले हैं। अब लेट्स अज्यूम इधर स्वच्छ भारत का ऑडिट हो रहा है, जस्ट अजम्पशन ले रहा हूं मैं, स्वच्छ भारत, आपके पास पैसा आया 100 टॉयलेट बनाने का, आपने अकाउंट्स में, आपने डेटा में बताया कि साहब इस गांव के अंदर हमने 50 टॉयलेट बना लिए। अब ये लोग क्या करेंगे, ये नहीं देखेंगे 50 टॉयलेट में पैसा कितना लगा, वो इनका काम नहीं है, वो सीएजी देखेगा। एक टॉयलेट के 100 रुपए लगने थे, आपने 150 लगाया, तो आप जिम्मेदार हो।
पैसा कुछ नहीं देखेगा, ये कितना पैसा लगा टॉयलेट बनाने में, क्या लगा, कितने नहीं। इन्होंने बोला 50 बनाए, इन्होंने बोला कि ठीक है साहब हमें 50 का डेटा पहले तो बुक्स वाला दे दो, अच्छा ये 50 हमने मेंशन किया इधर। अब ये डेटा जो इनको देते हैं कि साहब 50 बने हैं, अब सिविल सोसाइटी क्या करती है, सामने से उठाएगी बेनिफिशियरीज को। अच्छा इधर नाम दिया हुआ है हीराचंद, हीराचंद खड़ा होता है वहां से, हीराचंद आपके टॉयलेट बन गया घर के अंदर, हाँ साहब बन गया, ठीक है पहला वेरीफाइड। दूसरा ओके माला देवी आपके यहाँ पे टॉयलेट, अरे साहब हमारा तो टॉयलेट ही नहीं बना है, ये तो सिर्फ बोल रहे हैं ऐसा कोई टॉयलेट वालेट नहीं बना है, मेंशनड। बाई चांस कुछ लोग नहीं आए और इनको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, वो घर पहुंच जाते हैं, वेरीफाई करो बना नहीं। अब सपोज माला मैडम उठती है वहां से और यहाँ से ये साहब सरपंच बोलते हैं नहीं ये माला जी झूठ बोल रहे हैं हमने खुद टॉयलेट बनाया, मतलब अरे सरपंच साहब टेंशन की बात नहीं है, चलो घर चलते हैं। माला जी के घर जाएंगे और देखेंगे टॉयलेट है क्या, अच्छा माला जी आप झूठ क्यों बोल रहे थे, या फिर सरपंच जी कहाँ पे टॉयलेट दिखाइए। समझ में आया कि पॉइंट इज दिस, आपको ग्राउंड पे वेरीफाई करना है कि वो बने कि नहीं बने। सो जो इन्होंने बोले उसके डॉक्यूमेंट पहले इनको सबमिट किए जाते हैं कि देखो हमने सरकार को बोला है 50 टॉयलेट इधर बताए, इन्होंने 50 को वेरीफाई किया, इसकी सोशल रिपोर्ट बनी, सोशल ऑडिट रिपोर्ट, पॉजिटिव नेगेटिव जिस तरीके का भी आउटकम निकला, और ये रिपोर्ट के बेसिस पे एटलीस्ट हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स तक ये पहुंचेगी, तो पीपल कैन लार्जली टेक एन एक्शन ऑन दीस पीपल हु लार्जली आर मैनिपुलेटिंग अ पर्टिकुलर स्कीम। मतलब समझ में आ गया, क्लियर? ये तो प्रोसेस है। मेरा रेकमेंडेशन है अगर आंसर क्वेश्चन है सोशल ऑडिट पे, यू नो जस्ट ट्राई टू पुट सर्टेन डायग्राम्स लाइक दिस। ये सिंपल लगता है लेकिन दिस एक्सप्रेसेस अ लॉट ऑफ व्यू पॉइंट्स। अब मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है तुम लोगों से, सपोज चीफ मिनिस्टर दरबार लगते हैं कई बार, दरबार इन द सेंस चीफ मिनिस्टर सुनवाई कुछ इस टाइप की चीजें होती है, ठीक? नहीं गाइस अंडरस्टैंड, कविता मटेरियल नहीं चेक करने वाले हैं ये लोग, मटेरियल कॉस्ट सारी चीजें फाइनेंशियल ऑडिट करेगी। सोशल ऑडिट में सिर्फ इतना जायजा होता है कि इन्होंने जो 50 बोले वो ग्राउंड में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, ओनली दैट्स इट। कोई पैसा नहीं देखा जाएगा इसमें, ये राइट आदमी नहीं है भैया करने के लिए, वो सीएजी करेगा तुम्हारा। प्लीज मेक श्योर कभी मत लिख देना ये सब कितने में बना, कैसे बना, ये करप्शन इतना पैसा, ये सब बताने की जरूरत इनको नहीं है सरकार को। ये सीएजी लेगा मुआवजा कि भैया क्या प्रॉब्लम है, ये कैसे इतना लग गया पैसा, ये क्वालिटी ये बोली गई थी ये कैसे रह गई। तो प्लीज मेक श्योर दिस इज नॉट द पॉइंट हियर। अब पॉइंट ये है चीफ मिनिस्टर्स कुछ ग्रीवेंसेस लेते हैं, आप जाते हो सीएम के पास में, साहब ऐसा हुआ इतने टाइम से ये चल रहा है, क्या वो सोशल ऑडिट है? गाइस जल्दी से यार, ऐसा कुछ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी करता होगा, कोई भी ऐसा कर सकता है? नहीं, दैट इज अ ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। क्यों नहीं है सोशल ऑडिट? मैंने आपको बोला, आपने उसे हल्के में ले लिया। ये तीनों कंपोनेंट होने जरूरी है, द इंप्लीमेंटर, द सिविल सोसाइटी एंड द बेनिफिशियरीज। ये तीनों जब मिलकर इवैल्यूएट करते हैं उसी को सोशल ऑडिट बोला जाता है। इसके बाहर चाहे कुछ भी हो, इनमें से एक भी अगर मिसिंग है तो इट कुड एट द बेस्ट बी एनीथिंग बट नॉट सोशल ऑडिट। कुछ भी हो, सोशल ऑडिट नहीं है वो। तो सोशल ऑडिट हैज 3 कंपोनेंट्स एंड ऑल ऑफ दीस 3 हैज टू बी प्रेजेंट नेसेसरली। तो कभी आगे जाके डेवलपमेंट प्रोसेस में सिविल सोसाइटी पे क्वेश्चन आए तो याद रखना एक कंट्रीब्यूशन सिविल सोसाइटी का सोशल ऑडिट भी है। आई होप द बेसिक एस्पेक्ट इज क्लियर इनफ हियर। अब ये शायद आपने ले ली होगी डेफिनेशन की स्क्रीनशॉट। पोजीशन ऑफ सोशल ऑडिट, इंडिया में सोशल ऑडिट की पोजीशन क्या है? हमने सिटीजन चार्टर के अंदर देखा, कोई लॉ नहीं है इंडिया के अंदर सिटीजन चार्टर का। सोशल ऑडिट की अगर पोजीशन देखें तो यूनिफॉर्म लॉ इंडिया में आज भी नहीं है। यूनिफॉर्म लॉ मतलब कंपल्सरी नहीं है सोशल ऑडिट कि भाई लॉ हर जगह सोशल ऑडिट करनी पड़ेगी, अलग अलग तरीके से है। बट एक बंदे से मैं हैंड उठाना, प्लीज कैन समबडी रेज योर हैंड, आई जस्ट वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। हु कम्स अंडर सिविल सोसाइटी? एनजीओस, प्रेशर ग्रुप्स, सिविल सोसाइटीज, ये ऑर्गेनाइज वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरेस्ट ग्रुप्स। अनुराधा अमितेश सिंह जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में सुना है क्या कुछ? नहीं? हेलो वॉइस आ रही है? अमितेश वॉइस आ रही है मेरी? अमितेश हेलो आ रही है वॉइस? आई थिंक अमितेश कुछ कविता आयुषी आप ही बता दो, ठीक है। अगर पेपर 2 के अंदर क्वेश्चन आता है जुडिशियल एक्टिविज्म, क्वाइट ऑब्वियसली वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट से आएगा, पॉलिटी के, बट स्टिल अगर मैं आपको ये पूछूं, क्वेश्चन ये दूं, जुडिशियल एक्टिविज्म वायलेट्स द सेपरेशन ऑफ पावर, बट हाउएवर जुडिशियल एक्टिविज्म हैज इमेंसली कंट्रीब्यूटेड फॉर द सोशल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। इलस्ट्रेट। So I think it has both. ये तो सही बात है, वायलेट तो करता आर्टिकल 50, राइट? बट जुडिशियल एक्टिविज्म हैज कंट्रीब्यूटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। इलस्ट्रेट करना है आपको कि कैसे इसने वेलफेयर के लिए कंट्रीब्यूट किया। So it ensures greater penetration of justice to people at the time when legislation is not able to provide justice. Perfect. And so I think that's the essence of judicial activity. That means पॉइंट बहुत अच्छा बोला आपने, प्रूव इट, इलस्ट्रेट दिया मैंने, मतलब आपको दिखाना पड़ेगा, देखो यहाँ पे किया इसने। So I think let me give some time to recall. I have an example. अच्छा। Sir, there is a case regarding Bhavni Devi from Rajasthan, I guess she was a victim of sexual harassment at workplace. अच्छा, Bhavni Devi case, right? A gang rape case of a sarpanch you are talking about. Yes, sir. And so at that time law was not made, and so judiciary followed or implemented this principle of judicial activism to provide No, justice. first thing. Bhavni Devi case was not the example of judicial activism. We already had the case for rape. Rape law था और वो तो gang rape था. Gang rape का भी अलग section है. So then I think I'm sorry about that. No, that's okay, चलेगा. हमें तो clarify करना है ना, हमें कौन सा किसी को जज करना है यहाँ पे, राइट? अब आपको समझ में आया, आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिया मुझे, लेकिन क्वेश्चन में था इलस्ट्रेट। अब जो तुमसे कंटेंट डिस्कस कर रहा हूं, ये वाला सारा का सारा कंटेंट जो है तुम जुडिशियल एक्टिविज्म में यूज करोगे। इज दिस क्लियर? इधर तो यूज करना ही है, साथ में ये प्रैक्टिकल एग्जांपल हो जाएंगे कि देखो जुडिशियल एक्टिविज्म हर बार खराब नहीं होता है। अगर यहाँ पे एक्टिविज्म नहीं होता जुडिशरी का तो शायद सोशल ऑडिट इंडिया के अंदर एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा होता। समझ में आया कि आपको कहां यूज करने हैं ये वाले? दिस इज द रीजन आई आस्क्ड यू अ क्वेश्चन ऑन जुडिशियल एक्टिविज्म। तो साइड में एक लाइन लगाओ, जुडिशियल एक्टिविज्म हेडिंग लगाओ, और अब आगे भी बहुत सारे ऐसे केसेस आने वाले हैं, वो केसेस के एग्जांपल लिखते चले जाना, केसेस इन द सेंस एग्जांपल आने वाले हैं, वो लिखते चले जाना। कभी जुडिशियल एक्टिविज्म में क्वेश्चन आया, तुम्हारा कंटेंट बड़ा ऑथेंटिकेट होगा उधर। क्लियर? Okay, thank you very much. थैंक यू। अब देखते हैं पोजीशन ऑफ सोशल ऑडिट। ये प्लीज याद रख लेना, यूनिफॉर्म लॉ नहीं है, सोशल ऑडिट इज नॉट रेगुलेटेड बाय एनी लॉ इन इंडिया, देयर इज नो लॉ मेड फॉर सोशल ऑडिट, बट कुछ जगह में प्रोविजंस है स्पेसिफिक जगह के अंदर ऑडिट करने की सोशल ऑडिट। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है थ्रू 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जहां पे लोकल गवर्नेंस के अंदर सोशल ऑडिट कंपलसरी की गई है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पीटीपीटी वाला क्वेश्चन,
Among which of the following facts are correct with respect to social audit? The word social audit is mentioned in constitution, right or wrong? सबके सब फंस गए तुम इधर। 73rd अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल ऑडिट, सोशल ऑडिट मेंशन किया गया, तो इस द 73rd अमेंडमेंट एक्ट नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सबने मुंह पे देखते देखते रॉन्ग कर दिया। क्यों? जल्दीबाजी है हमारी। 73rd ने स्पेसिफिक प्रोविजन डाली है सोशल ऑडिट की, विच इज इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो सोशल ऑडिट भी मेंशन है ना, हमने थोड़ी बोला डिफाइंड है क्या, हमने बोला मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, इस पार्ट में जाओ सोशल ऑडिट मेंशन है। क्या हुआ? पॉलिटी में यहां पे फंसते रहते हैं हम, छोटी छोटी चीजों को फोकस करना भूल जाते हैं, और मेंस वाला पार्ट ध्यान रखना, पीटी पॉलिटी में बहुत काम आ जाएगा तुम्हारे। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेड इट कंपल्सरी टू कंडक्ट सोशल ऑडिट ऑफ द लोकल गवर्नेंस। जो 29 सब्जेक्ट्स उनको दिए गए हैं, हालांकि सब नहीं दिए गए किसी भी स्टेट के अंदर, उनका सोशल ऑडिट का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि भैया करनी पड़ेगी सोशल ऑडिट। तो कुछ जगह कॉन्स्टिट्यूशन से मैंडेट है, ये सिर्फ मैंडेट किस लेवल तक है? लोकल गवर्नेंस, उसके बाहर के लिए कंपल्सरी नहीं है, और कुछ भी चीज के अंदर इट्स नॉट कंपल्सरी। कुछ जो सरकार ने लॉ बनाए उधर सोशल ऑडिट की प्रोविजन है, जैसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, गारंटी एक्ट। मनरेगा वाज द फर्स्ट स्कीम इन इंडिया, पार्लियामेंट ने बनाया था इसका एक्ट, एंड दिस एक्ट हैज अ प्रोविजन ऑफ सोशल ऑडिट, कंपल्सरी सोशल ऑडिट। तो कल अगर क्वेश्चन आ जाए पोजीशन ऑफ सोशल ऑडिट इन इंडिया, कुछ जगह कॉन्स्टिट्यूशन से बैक्ड है, कुछ स्कीम्स के अंदर स्टैट्यूटरी लॉ से बैक्ड है, ये दो पॉइंट क्लियर। अब जुडिशियल एक्टिविज्म के कारण कुछ और एक्ट्स, कुछ और जगहों और स्कीम्स के अंदर ये अप्लाई की गई, दो स्पेसिफिक चीज, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ये 2013 के आस, एक बार वेरीफाई कर लिया करो ईयर जब मैं कुछ बोलूं, और ये मेरे को जहां तक याद है 2009-10 का एक्ट है। इन दोनों एक्ट के अंदर सोशल ऑडिट की ओरिजिनली कोई प्रोविजन नहीं थी, मतलब जब सरकार ने बनाया, जुडिशरी ने बिकॉज ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस प्रोविजन ऑफ सोशल ऑडिट। तो इज जुडिशियल एक्टिविज्म ऑलवेज बैड? क्या आपके पास फैक्ट है टू शो? नो इट इज नॉट। एटलीस्ट आपके पास दो पुख्ता सबूत है जहां पे सोशल व्यू पॉइंट भी जुडिशरी आज रखता है कि इसमें ऑडिट कराओ सोशल ऑडिट, ताकि इसकी बेटर इंप्लीमेंटेशन हो। तो दोनों एक्ट के अंदर आज सोशल ऑडिट का प्रोविजन मौजूद है, लेकिन वो इनिशिएशन हुई जुडिशरी से, ना कि हमारी सरकार या संस्था ऑफ पार्लियामेंट से। तो अगर ओवरऑल और डेली डे बाय डे किसी ना किसी एक्ट के अंदर आजकल आ रही है, तो ये तीन एग्जांपल मैंने इसलिए दिए, सम वेयर इट इज बैक्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, सम वेयर इट इज बैक्ड बाय लॉ, सम वेयर इट इज बैक्ड बाय लॉ बट इनिशिएटेड बाय द जुडिशरी एज सच। तो प्लीज मेक श्योर कि ये एक्ट्स के अंदर आप ये कभी आ जाए सोशल ऑडिट कहां पे होती है। तो दीज आर सम ऑफ द एक्ट। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2013 था यार, जहां तक मुझे, अमेंडमेंट 2015 रहा होगा, अमेंडमेंट इज डिफरेंट। जेजे एक्ट 2013 मेरे को ऐसा लग रहा है, जहां तक मेरे को याद आ रहा है, बट अगेन अगर आपको लग रहा है कुछ वेरिएशन है तो वो आप गूगल करके ईयर का वेरिएशन जरूर चेक कर लेना एक बार। सोशल ऑडिट की इंपॉर्टेंस क्या है? एक पॉइंट मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, ये लिखना ही लिखना है। इसमें मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, ये ब्रैकेट है। गुड गवर्नेंस जब लिखो तो इन पॉइंट पे फोकस करना। सोशल ऑडिट के कारण एफिशिएंसी आती है, ट्रांसपेरेंसी आती है, अकाउंटेबिलिटी आती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिटीजन का पार्टिसिपेशन होता है। हु कंडक्ट सोशल ऑडिट? कर क्या रहे हो यार अभी भी? सिविल सोसाइटी प्लस गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स कंडक्ट्स सोशल ऑडिट। अभी वो डायग्राम दिखाया था आप लोगों को मैंने, जिसमें पार्टिसिपेंट्स को बुलाया जाता है, जो बेनिफिशियरीज है वो बताते हैं कि किस तरीके से, व्हाट इफ दे आर करप्ट, दे हैव टू कंडक्ट, इट्स अ लॉ, करना पड़ेगा। इफ दे आर करप्ट देमसेल्व्स, पीपल आर नॉट करप्ट। कीर्ति, आई होप यू आर नॉट करप्ट। क्यों? आप तो बोलोगे ना कि मेरे घर में नहीं लगा है। कीर्ति, इज द पॉइंट क्लियर? आप चैट ही मत करते रहो सिर्फ, इज द पॉइंट क्लियर? इसीलिए लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है कीर्ति। जब ये लोग तो नहीं बोलेंगे ना, नहीं सर, अब अगर आप बोलो इनको भी डराया गया है, फिर तो वो पूरा गुंडा राज चल रहा है, फिर तो कोई भी लॉ का कोई प्रोविजन नहीं होगा वहां पे। नॉर्मली क्या होता है, लोगों के पार्टिसिपेशन के कारण, इनफैक्ट आपको एक लाइन बोलूं, सोशल ऑडिट एकमात्र ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें पनिश करने की जरूरत ही नहीं है, बिना पनिशमेंट के काम सही हो जाता है। एक्चुअली आई प्रूव इट इन टाइम्स टू कम। कोई पनिशमेंट नहीं भी दोगे ना करप्ट आदमी को, तो भी ठीक पड़ जाएगा ये, तो भी थिंग्स वुड इंप्रूव। क्यों? दैट इज द रीजन। सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंस आपको इस फैक्ट से पता चल जाएगा, सोशल ऑडिट के चलते मनरेगा के अंदर 100 करोड़ का स्कैम पकड़ा गया है, इंडिया फैक्ट है, और 6000 ऑफिशियल से ज्यादा लोगों को डिसमिस कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ सोशल ऑडिट रिपोर्ट। दिस फैक्ट इटसेल्फ हाइलाइट्स द कंट्रीब्यूशन व्हिच द सोशल ऑडिट हैज मेड इन मेकिंग द गवर्नमेंट स्कीम्स सक्सेसफुल। अब क्या अगर पेपर 3 में कभी आ जाए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, वर्ल्ड बैंक से लेके बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको सेलिब्रेट किया कि बहुत अच्छी स्कीम है, क्या एक फैक्टर आप सोशल ऑडिट का लिख पाओगे सक्सेस के लिए इसके? एटलीस्ट एक पॉइंट तो इसका सोशल ऑडिट भी रहेगा कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कहीं ना कहीं दीस एस्पेक्ट्स वुड हैव टू बी टेकन केयर ऑफ। अब ये फैक्ट जरूर एक ब्रैकेट से लिख लेना, ताकि आपका पॉइंट इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा वैलिड लगे कि अच्छा सा फैक्ट आपने दिया है टू शो द इंपॉर्टेंस। सेकंड, गुड गवर्नेंस आप लिखोगे कि वी कैन क्लियरली सी दिस इज द प्रैक्टिस व्हिच इज गोइंग टू एनहांस गुड गवर्नेंस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट डिक्रीजेस पॉपुलिज्म। पॉपुलिज्म मतलब क्या है यहाँ पे? मेनी टाइम्स वोट बैंक्स के चलते कुछ एमपीज, एमएलएज या लोकल लीडर्स, पंचायती राज रिप्रेजेंटेटिव्स, कोई भी हो फॉर दैट मैटर, यू नो, अनअचीवेबल प्रॉमिस कर देते हैं। हम आ गए तो ये, मुझे याद नहीं आ रहा है, ऐसे कोई एक वीडियो देखा था मैंने रिसेंटली। दीस लीडर्स लार्जली मेक प्रॉमिसेस इन ऑर्डर टू जस्ट गार्नर द वोट्स। ठीक, अब जब ये सपोज इलेक्शन जीत जाते हैं, तो ये फिर शायद जब इलेक्शन आता है तो ये प्रॉमिस करते हैं, देखो हमने ये बोला था, इतना अचीवमेंट हो गया है, ये सारा का सारा रूरल इंडिया इलेक्ट्रीफाइड है। जैसे ही आपने ये बोला, अगर सोशल ऑडिट की प्रैक्टिसेस है सोसाइटी में, आप इनके फैक्ट को वेरीफाई कर सकते हो। साहब इधर ग्राउंड में तो है नहीं है सर, ये वाले स्टेट में तो है नहीं है। होता क्या है, लीडर्स हेसिटेट करते हैं कोई भी अननेसेसरी प्रॉमिस या फिर गोल को हाईलाइट करने में, बिकॉज इफ द प्रोविजन ऑफ सोशल ऑडिट एग्जिस्ट, देयर वर्ड्स वुड बी वेरीफाइड ऑन द ग्राउंड लेवल, and when that is actually done, there is a possibility that the entire purpose of it gets defeated, and people largely become aware of such populist slogans. This is really good in contemporary time. क्यों? Because वो freebies और रेवड़ी कल्चर, अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं रेवड़ी कल्चर चल रहा है, वो कहीं ना कहीं कम किया जा सकता है इससे।
बिकॉज आपने अगर कुछ प्रॉमिस किया और वो ग्राउंड पे नहीं मिला तो शायद आपकी पॉलिटिकल इमेज टार्निश होती है, ना कि बेटर होती है। सो दिस डिक्रीजेस दैट पॉपुलिस्ट स्लोगन्स। थोड़े टाइम पहले सरकार ने यह दावा किया था कि कंप्लीट रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, ई गर्व ऐप करके कुछ निकाला था उन्होंने। फिर बाद में जब लोगों ने ग्राउंड लेवल पे वेरीफाई करना स्टार्ट किया, पता चला कि गांव के गांव अभी तक इलेक्ट्रिसिटी से बाहर है। होता क्या है, कभी भी आपने नोट नहीं किया होगा ये चीज, कोई भी मतलब चाहे किसी भी पार्टी से बिलोंग करे, अननेसेसरी प्रोमिसेस कभी भी मनरेगा के अंदर नहीं करता है कि हमने इससे इतने पॉन्ड्स खोद दिए, इससे इतने फील्ड इरिगेटेड कर दिए, इससे इतना ये कर दिया। आज शायद तुम्हें रीजन समझ में आया होगा, क्योंकि जैसे तुमने अगर इधर कुछ फैक्ट कोट कर दिया, उसका सोशल ऑडिट होता है, दोनों को मैच किया जाता है और देखते हो यार ये तो कुछ भी नहीं है। मनरेगा में कभी भी एक्सेसिव प्रोमिसेस या एक्सेसिव अचीवमेंट्स या एक्सेसिव फेलियर्स कभी बोला ही नहीं गया, बिकॉज यहां पे बोलते ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट है आप लोगों के पास, बिकॉज देयर इज अ प्रोविजन ऑफ कंडक्टिंग अ सोशल ऑडिट हियर। द लास्ट पॉइंट, बिल्ड सोशल कैपिटल। इन फैक्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, ये दोनों पॉइंट को 5 स्टार मार्क्स से लिखना। सोशल कैपिटल का मतलब जब सारे बेनिफिशियरीज एक साथ आते हैं और चीजों को वेरीफाई करते हैं, तो दे आर ऑल्सो एबल टू इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड दे गेट द इन्फॉर्मेशन ऑफ वेरियस स्कीम्स, प्रोसीजर्स, एस्पेक्ट्स फ्रॉम द पीपल कि यार ये भी तो स्कीम है, ये इसका फायदा उठाया क्या आपने। इससे लोगों की जागरूकता और अवेयरनेस और ज्यादा बढ़ती है, बिकॉज हियर ऑल बेनिफिशियरी सिट्स टुगेदर एंड स्पीक्स अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ द पर्सन हु इज इंप्लीमेंटिंग द स्कीम, इफ दैट इज द केस। एंड बिसाइड दिस, व्हेन दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, दे ऑल्सो गेट अवेयरनेस अबाउट द वेरियस स्कीम्स व्हिच द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग देम और द बेनिफिट्स व्हिच द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग देम। सो सोशल ऑडिट mechanism is not just a tool of ensuring accountability of the bureaucrats, but it is more importantly a tool to empower the citizens, as it creates a fertile ground for the people to express their opinions against the power holders. या फिर एक लाइन में बोलूं, it forces the power holders to listen to the voice of masses. This is an important aspect of social audit. अब प्रॉब्लम ये है सोशल ऑडिट में, ये किताबों पे रहती है ज्यादातर। कॉन्स्टिट्यूशन जैसे ने बैक किया कि तुम ऑडिट कराओगे, मैंने मेरे गांव में आज तक ग्राम सभा की मीटिंग नहीं देखी, फॉरगेट अबाउट सोशल ऑडिट, मैंने ग्राम सभा की मीटिंग भी नहीं देखी, सोशल ऑडिट तो बहुत दूर की बात है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है तुम्हारे पास, बट आप देखते हो कि सोशल ऑडिट तो इट्स लाइक क्रिटिकली एंडेंजर्ड। लेकिन यही सोशल ऑडिट केरला, तमिलनाडु, गुजरात, डेवलप्ड स्टेट्स में बहुत स्ट्रांगली डेवलपमेंट भी लेके आ रही है। पॉइंट क्या है, मेरा स्टेट जहां मेरे डैड रहते हैं, मेरा जन्म वहां पे नहीं हुआ, बट सिंस आपका यूपीएससी आपको बोलता है या तो 10th स्टैंडर्ड जहां किया है वो होम स्टेट होता है, उसके बेसिस पे मेरा कर्नाटका है, जहां पे बर्थ हुआ उसके बेसिस पे मेरा राजस्थान है, जहां मेरे डैड काम करते हैं वो असम है। तो मेरे पास 3 होम स्टेट के ऑप्शन थे मेरे टाइम में। आज कोई कैडर पॉलिसी चेंज हुई है, उसके अंदर कुछ हुआ है तो आई एम नॉट श्योर। असम के अंदर सिविल सोसाइटी उतनी जागरूक है ही नहीं, और जहां पे सिविल सोसाइटी वीक होती है सोशल ऑडिट कभी कंडक्ट ही नहीं होता है। और गुजरात जाओ, महाराष्ट्र जाओ, आंध्र प्रदेश जाओ, तमिलनाडु एंड केरला लिविंग एग्जांपल्स ऑफ इट। यहाँ पे सोशल ऑडिट स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि सिविल सोसाइटी बड़ी जागरूक है यहाँ पे, और जब तक सिविल सोसाइटी नहीं है दिस ओनली एग्जिस्ट ऑन पेपर्स, रियलिटी में इसका ज्यादा मतलब बन नहीं जाता वहां पे। तो मैंने आपको जस्ट इंपॉर्टेंस बताई कि ये इसकी कंट्रीब्यूशन है जो सिस्टम में या गवर्नेंस में रखती है सोशल ऑडिट। अब ये पॉइंट याद रखना, चाहे कितनी वीकनेस हो सोशल ऑडिट में, लेकिन जितने मैकेनिज्म्स तुम्हारे पास है, लॉ से लेके कोर्ट कचहरी से लेके आरटीआई से लेके विजिल ब्लोअर से लेके जितने लॉस, जितने बेसिस, सबके अंदर तुम्हें पनिशमेंट देना पड़ेगा, तब जाके वो चीजें काम करती है। ये एकमात्र ऐसी प्रैक्टिस है जहां पे विदाउट एनी प्यूनिटिव एक्शन द स्कीम डज यील्ड रिजल्ट। बस कंडक्ट करने की जरूरत है, आप कंडक्ट नहीं करो तो वो कॉन्सेप्ट खत्म। आपने कंडक्ट कर लिया और उसकी रिपोर्ट पे मान लो कोई एक्शन नहीं भी हुआ, तो भी ये कारगर साबित होगी। कोई बता सकता है क्यों? ऐसा क्या है स्कीम में कि एक्शन नहीं लेंगे तो भी ये पॉसिबल है कि बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लेगी? बस यू शुड हैव टू जस्ट कंडक्ट इट। व्हाट इज देयर इन सोशल ऑडिट? एक वर्ड लिख रहा हूं, वो लिख लेना सिर्फ। बिकॉज ऑफ द सोशल प्रेशर इट क्रिएट्स। कैसे? जो लोकल ऑफिशियल्स होते हैं विलेज लेवल पे या फिर जहां पे ये ऑडिट हो रही है, वो वहीं के बाशिंदे होते हैं, रहते हैं नियर अबाउट वहीं पे हैं, वहीं पे रहते हैं, वहीं पे काम करते हैं और लॉन्ग टर्म स्टेक उधर से ही कनेक्टेड है उनका। अब जब ऐसे सर्कमस्टेंसेस पे ऑडिट होता है, तो जो गांव के लोग आते हैं जो उनको इतना रिस्पेक्ट देते हैं या XYZ, और उनके सामने उन्हें पता चलता है यार ये तो झूठ बोल रहे थे, मेरे घर में कहां टॉयलेट बना है, अरे यार ये ऐसा आदमी है, इतना सोशल प्रेशर बिल्डअप हो जाता है उनके ऊपर, बिकॉज देयर इमेज कंप्लीटली गेट्स ओपनड अप इन द इकोलॉजिकल इकोसिस्टम वेयर दे एक्चुअली हैव अ लॉन्ग टर्म स्टेक। बट इन सच सर्कमस्टेंसेस अब वो पर्टिकुलर पर्सन उसका विक्टिम नहीं होता है, वो उसके साथ साथ उसकी पूरी फैमिली विक्टिमाइज होती है, लेबल किया जाता है, और इसके कारण वो लार्जली इतना स्ट्रांग होता है इंपैक्ट कि पीपल अगर कॉट, इफ दे आर कॉट, नेक्स्ट टाइम के अंदर या तो वो गांव छोड़ के चले जाते हैं या फिर दे लार्जली मेंड देयर वेज। रियलिटी है ये। इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जो पंचायत की सीरीज आई थी उसमें कोई ऑडिट नहीं हुआ, वो एक जो बंदा देख रहे हो विनोद, याद है, देखा? विनोद के घर में टॉयलेट नहीं लगा, पूरा पूरा मतलब किस तरीके से वो पूरी की पूरी चीज हो गई, ये नहीं कर रहे हैं, ये नहीं देंगे तुम्हें, मुझे वोट देना, मैं बनवाऊंगा टॉयलेट। अब वो एक सर्कमस्टेंसेस अलग था, ऑडिट तो नहीं थी, लेकिन ऐसे गांव में या फिर ऐसी चीजों में जब ऑडिट होता है तो पीपल्स प्रेशर इज सो स्ट्रांग दैट इट बिकम्स और इट फोर्सेस द पीपल टू लार्जली मेंड देयर वेज और एटलीस्ट टू एंश्योर दैट द थिंग्स आर इंप्लीमेंटेड विद द राइट स्पिरिट। दिस इज द रीजन विदाउट पनिशिंग द पर्सन एक्चुअली गेट्स द पनिशमेंट। बिना पनिश किए पनिशमेंट मिल जाता है उधर। एंड दिस इज द रीजन कि कोई भी प्यूनिटिव एक्शन नहीं भी है ना, तो भी हमें ये करनी चाहिए, because the social pressure is the result for corruption and the very social pressure can largely make the people honest। क्यों? प्लेटो ने एक बात बोली थी, behind every corrupt man there is an ambitious family, कि हर करप्ट आदमी के पीछे एक ambitious family होती है, और वो प्रेशर के कारण ही शायद करप्शन कर रहा है और शायद इसी प्रेशर के कारण वो करप्शन खत्म होगा। दिस इज क्रिएटेड बाय सोशल ऑडिट। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर इनफ कि क्यों इतनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। चैलेंज सोशल ऑडिट में क्या है? ऑब्वियसली बात है, जैसे किसी ने यहाँ मैसेज भी किया कि अवेयरनेस नहीं है साहब, मेरे गांव में नहीं हुई,
या कुछ XYZ में नहीं हुई। यस, लोग अवेयर नहीं है। मेरे गांव में खुद लोग अवेयर नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी प्रोविजन डालता है कि ग्राम सभा की मीटिंग होनी चाहिए। और सुनो, जब मैं तैयारी कर रहा था तब मैंने पापा को बोला था, अरे ग्राम सभा की मीटिंग होनी चाहिए, क्यों नहीं होती? क्यों? जब हम तैयारी करते हैं, और ऑब्वियसली आज से 10-12 साल की बात है, थोड़ा सा ज्यादा यंग था, शायद हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा इमेच्योर भी रहा हूंगा आपसे ज्यादा। ये करना, इसके ऊपर तो ये लगाते हैं, इसकी कंप्लेन करते हैं पापा ने। अरे क्यों करना कंप्लेन? अरे अपने लोग तो हैं सब, वो बुरा मान जाएगा। ये होता है एक्चुअली कि पीपल आर नॉट अवेयर, एंड द पीपल हु आर अवेयर दे लार्जली मे बी रिलेटेड टू कित एंड किन, बिकॉज़ ये नॉर्मल सा कांसेप्ट है गांव के अंदर। आप बड़े एक साथ होके रहते हो, तो इसके कारण क्या सब बुरा नहीं मान जाए? बुरा की बात नहीं है, वी आर ओनली सेइंग टू डू द राइटफुल। अवेयरनेस डज नॉट एग्जिस्ट अमंग द पीपल, नॉट लीगली मैंडेटरी। इसके ऊपर कोई लॉ बनाया नहीं गया, तो इसलिए कुछ लिमिटेड्स जहां पे हुई वहां पे सक्सेस रही। मनरेगा इज एन एपोस्टल, लिविंग एपोस्टल ऑफ सक्सेस ऑफ सोशल ऑडिट। पुअर फॉलो अप एक्शन, ये केरला की कमेटी से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कई बार फॉलो अप नहीं होता है तो लोगों का मोटिवेशन कम होने लगता है। तो और अगर इसको कारगर करना है तो एक्शन भी लेना चाहिए, लेकिन एक्शन नहीं भी लो तो एटलीस्ट कंडक्ट कराओ, वो भी अपने आप में सोशल प्रेशर है। एंड डेटा अवेलेबिलिटी, सपोज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सुनना चाहोगे क्या? क्वेश्चन कुछ ऐसा है, द सक्सेस ऑफ सोशल ऑडिट डिपेंड्स अपॉन आरटीआई, डू यू एग्री? जिस दिन आएगा गवर्नेंस में, रूह कांपने वाला क्वेश्चन होगा। दो बड़े टॉपिक को एक साथ कंबाइन करके पूछ लिया, जैसे हमने ई गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस को कर दिया था। डू यू थिंक आरटीआई जब तक सक्सेसफुल नहीं होगा, सोशल ऑडिट सक्सेसफुल नहीं होगी? कोई अगर बता सकता है तो मुझे बताओ, एक्सप्लेन करना है तो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सर आप एक्सप्लेन नहीं करोगे? नहीं, मैं नहीं करूंगा, बिकॉज कहीं ना कहीं यार थोड़ा तो सोचना आपको भी चाहिए। राइट आस्था, वेरी गुड। नितेश सैनी, अच्छा हैंड रेज किया आपने, ध्यान से समझो मैंने ये क्यों बोला, साइड में लिख के रखना। आरटीआई सोशल ऑडिट के अंदर एक वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? आरटीआई। और आरटीआई की एक अचीवमेंट क्या होना चाहिए? सोशल ऑडिट। कनेक्ट कर लिया दोनों? रिपीट कर दे रहा हूं, आरटीआई का एक सक्सेस कहां पे दिखेगा? कंट्रीब्यूशन सोशल ऑडिट को बेहतर कर दिया। सोशल ऑडिट के सक्सेस के लिए किसको बेटर होना पड़ेगा? आरटीआई को। आई होप अब आरटीआई और सोशल ऑडिट दोनों कनेक्ट कर सकते हो आप। कैसे होता है कनेक्ट? लेट्स अज्यूम उसी मॉडल पे चलते हैं। ये सरपंच साहब है, इनके द्वार सिविल सोसाइटी आती है। सिविल सोसाइटी के ये भाई साहब इनको पूछते हैं, यार बताओ आपने कितने टॉयलेट्स कितनी स्कूल्स बनाई? सरपंच साहब ने इन भाई साहब को बोला, हमने 15 स्कूल बनाई हैं। नहीं, ऐसा नहीं बोला इन्होंने। सरपंच साहब सोचते हैं, अरे यार काम तो गड़बड़ हुआ है, क्या किया जाए? थोड़ी देर रुको, एक बार चाय पानी पीजिए आप, हम एक बार डिस्कस कर देख लेता हूं मैं, एक बार मेरे को डेटा थोड़ी याद रहेगा यार, मैं काम करने वाला आदमी हूं। 2-5 लोगों को बैठाया, अरे यार क्या करें, सरकार ने बोला था 50 स्कूल बनाने के लिए, हमने बनाई तो सिर्फ 5 ही है। तो एक बड़ा महापुरुष कोई था यहाँ, बोला बोल देना 5 ही बनाई है, क्योंकि ये आदमी तो ग्राउंड पे वेरीफाई करेगा। सरकार ने 50 बोली है, हमने सरकार को 50 दिखा तो दिया अकाउंट्स के अंदर, ग्राउंड में तो यार 5 ही हैं। तो एक महापुरुष यहाँ बैठे हुए सरपंच साहब को एडवाइस देते हैं, बोल दो ना सर 5 ही बनाई है, साहब 5 बनाई है। बोला ठीक है कोई बात नहीं है, क्यों? इस आदमी को इससे कोई लेना देना नहीं है, सरकार को क्या दिखा, फाइनेंशियल अकाउंट इसे दिखाने की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने बोला ठीक है 5 बेनिफिशियरी से मिले, है क्या? है। चलो बढ़िया काम हो रहा है इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर। क्या रियलिटी में बढ़िया हो रहा है? नहीं। अब सिविल सोसाइटी क्या करती है, तुमसे डेटा ले रही है, और यही डेटा तुम्हारी आरटीआई से पहले निकाला हुआ है। जैसे सरपंच साहब ने बोला 5 बनाई है, साहब सरपंच साहब कुछ गलती हुई है क्या आपसे? यहाँ पे देखो आरटीआई में तो आपने 50 का आंसर दिया हुआ है, 50 बनी है करके, सरपंच साहब फंस गए, क्योंकि इनको पास तो इन्फॉर्मेशन है आरटीआई से, ये सिर्फ आपसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कितनी है। अब जब दोनों में पहले ही इनकॉन्ग्रुएंसी है तो पता चल जाएगा ग्राउंड में तो मिलेगी। अब इधर आरटीआई अगर नहीं हो तो जितनी बनाई है, जितना दिया उतना बोल दो, कौन वेरीफाई करने वाला है? इज द पॉइंट क्लियर कि क्यों आरटीआई के बगैर सोशल ऑडिट ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा? Because the civil society will not get the right data. There is a possibility that civil societies may not be provided with the right data. If RTI exists, they themselves can file an RTI and get the data and verify the first data and then verify the ground reality in order to understand the real situation in that particular village. पक्का क्लियर? गाइस क्लियर है कि नहीं? एक बार बोल दो यार, इतना तो कर ही सकते हो। परफेक्ट। तो आई होप आरटीआई वाला पॉइंट पता चल गया। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? मैंने 2 मॉडल्स लिखे हैं और कुछ रिकमेंडेशंस लिखी है। केरला मॉडल अब आपको पता है, 11 मेंबर कमेटी बनाई गई है इधर, जो क्या करती है, सोशल ऑडिट रिपोर्ट कलेक्ट करती है और उसे रेस्पेक्टिव डिसीजन मेकिंग पोजीशन के ऊपर रख देती है। ये एग्जांपल तो क्लियर है जो हमने देखा था। सेकंड, तो पहला सजेशन देना केरला मॉडल, सेकंड सजेशन देना कि या तो ऐसा कुछ किया जाए हमारे यहाँ इंडिया में, या फिर मेघालय मॉडल फॉलो करो। मेघालय मॉडल क्या है? मेघालय इज द ओनली स्टेट जिसने कंपल्सरी कर दी है सोशल ऑडिट, स्टैट्यूटरी प्रोविजन। मेघालय गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स, जितनी सुविधाएं, जन एस्पेक्ट्स जो भी है, सबके अंदर सोशल ऑडिट होगी ही होगी। या अब ये करने से क्या होगा, एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन होती है, लोग भी जागरूक होते हैं और उसके बेसिस पे ऑडिट होने से एटलीस्ट वो सोशल मेंटालिटी, वो सोशल प्रेशर जो मेंटालिटी चेंज करे वो स्टार्ट हो जाता है। सो दिस कैन बी वन एस्पेक्ट। तो या तो पहले 2 केस स्टडीज के एग्जांपल दो जो आपको न्यूज़पेपर स्ट्रांग करना पड़ता है, ये केस स्टडीज के एग्जांपल निकालने के लिए 2 मैंने आपको निकाल के दिए हैं, आगे कोई आए तो आप ऐड करते रहना ताकि एटलीस्ट ये करंट वाला पार्ट स्ट्रांग रहे। इसके बाद कुछ एक स्टैट्यूटरी जैसे सेरेमोनियल रिकमेंडेशंस है। सिविल सोसाइटी स्ट्रांग होनी चाहिए बिकॉज़ विदाउट इट द सोशल ऑडिट एक्सरसाइज हैज नो वैल्यू एट ऑल। आरटीआई जो जस्ट मैंने अभी आपको बताया था, आरटीआई को स्ट्रेंथन रखना जरूरी है बिकॉज़ द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल ऑडिट डिपेंड्स अपॉन द एग्जिस्टेंस ऑफ आरटीआई। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वाइड मीडिया पब्लिसिटी। कैसे? किसी ने नूरमबर्ग ट्रायल्स के बारे में सुना है क्या? नूरमबर्ग ट्रायल्स के बारे में कीर्ति रावत सर, इट्स A+ क्लास। A+ क्लास कौन सी होती है? क्या हो गया? कुछ शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ A+? ठीक है, ओके। नूरमबर्ग ट्रायल्स वर्ल्ड वॉर 2। ठीक। ये बच्चा जन आदमी क्यों जानता है ये नूरमबर्ग ट्रायल्स? बच्चा क्यों जानता है ये? भाई मैं हमारे देश में हुआ और जहां हुआ वहां पे वर्ल्ड वॉर के टाइम में कुछ चीजें, मतलब तो आप और मैं तो चलो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स है, अगर आप स्कूल स्टूडेंट्स को भी देखते हो तो वो भी इसके बारे में आइडिया रखते हैं। पता क्यों? बिकॉज़ इस ट्रायल को, ये मतलब 1950 के आसपास बात हुई, एग्जैक्ट ईयर नहीं याद रहते मुझे, वर्ल्ड वॉर के बाद की बात है। 10-11 लोगों को पनिश किया गया था, कुछ कल्प्रिट्स ऑलरेडी मर गए थे जैसे हिटलर और उनके रेस्पेक्टिव कमांडर्स। लाइव टेलीकास्ट किया गया था। और मैं फैक्ट बता दे रहा हूं, 1980 तक तो यूके के अंदर ठीक से टेलीविजन नहीं थी। लाइव टेलीकास्ट कहां? रेडियोस।
इतना फैलाया गया इसको। और रियलिटी में बताऊं, सोशल ऑडिट जो है यार, आज तो टीवी नहीं, यूट्यूब पे तो लाइव जा ही सकता है कि नहीं? यूट्यूब पे तो आप और मैं भी लाइव कर सकते हैं, हम भी नहीं, सिविल सोसाइटी तो कर सकती है। एक बार जब ये चीजें लाइव होने लगती है ना गाइस, थिंग्स लार्जली बिकम्स वेरी सीरियस, बिकॉज इट इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया, जो मिस यूज और यूज दोनों किए जा सकते हैं। द सेम सोशल मीडिया हियर कैन बी टुडे यूज्ड फ्लैम्बॉयंटली, दैट बाय यूजिंग सोशल मीडिया, आपको इधर रिपोर्टर्स की भी गोदी मीडिया कोई बोल सकता है सर ये नहीं करेंगे, मत करने दो, तुम करो, तुम्हारा भी दायित्व है उस समाज के लिए, देश के लिए। और यूजुअली हो सकता है, कोई बड़ी बड़ा बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है गाइस। इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो आपका मर्जी है वो। क्या कनेक्ट नहीं हो रही है श्रेया? कनेक्ट नहीं हो रही है क्लास सर, क्या कनेक्ट नहीं हो रहा है यार? वॉइस क्लियर है? श्रेया श्रेया श्रेया, इज द वॉइस क्लियर? एक बार रिफ्रेश करो, मेरे हिसाब से तो शायद यही हो सकता है। ठीक है, वाइड मीडिया पब्लिसिटी होनी चाहिए जब भी सोशल ऑडिट हो रही है, एंड दैट कैन रियली गिव यू अ वेरी गुड रिजल्ट। जब रीच बढ़ेगी तो समझो अवेयरनेस भी बढ़ेगी, जानकारी भी बढ़ेगी, और वो प्रेशर भी बढ़ेगा। और अगर सारी चीजें बढ़ रही है तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो आफ्टर राइटिंग 2 केस स्टडीज, डू पुट अप सर्टेन सेरेमोनियल रिकमेंडेशंस व्हिच कैन लार्जली गिव अ बेटर गार्निशिंग टू योर आंसर। इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? न्यूरम्बर्ग ट्रायल्स, जो ये क्या बोलते हैं, हॉलोकास्ट और ये सारा ज्यूज का काफी एक्सप्लॉइटेशन हुआ, तो जो ये हिटलर और इनके ऑब्वियसली मेजर लोग तो मर चुके थे, जो बाकी बचे थे, जहां तक मुझे याद है 11 लोगों को ट्रायल पे रखा गया था। इनको ट्रायल किया गया कि भाई आपने इस तरीके से हॉलोकास्ट प्रैक्टिस किया, ये किया, कुछ लोग, और कुछ लोगों को डेथ सेंटेंस मिला, एक आदमी शायद बरी भी हो गया था, कुछ ऐसे केसेस हुए थे इसमें। अब आता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, आरटीआई। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं गाइस, 5 मिनट के ब्रेक के बाद स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा लंबा रखेंगे सेशन, एटलीस्ट 8:30 तक, ताकि आरटीआई आज के बाद तुम्हें रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। और शायद आप में से बहुत लोगों को फियर रहती है सर सेक्शन याद नहीं होते। आज देखते हैं इस क्लास के बाद में तुम खुद मुझे सेक्शन बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा सेक्शंस, यू वुड टेल मी द सेक्शंस। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। सिविल सोसाइटी को फाइनेंस कौन करता है? सिविल सोसाइटी के खुद के भी रिसोर्सेज हो सकते हैं, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। सिविल सोसाइटी को हम और आप भी चैरिटी कर सकते हैं। तो देयर आर मल्टीपल वेज दी सिविल सोसाइटीज आर रन। आएंगे, थोड़ा जस्ट वेट करो, सिविल सोसाइटी वाला पार्ट भी आऊंगा। बट कोई फाइनेंस नहीं करता, सरकार इसे कोई फाइनेंस नहीं करे, कोई जरूरी नहीं है। सरकार हो सकता है कोई फंड दे सिविल सोसाइटीज को इन ऑर्डर टू रन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। जैसे मजदूर किसान शक्ति संगठन को फंड तो नहीं मिलते हैं, बट दे आर लार्जली रनिंग द फेयर प्राइस शॉप्स प्रेजेंट इन राजस्थान। मल्टीपल वेज। आरटीआई से पहले की बात, ये 5 स्टार मार्क से एक स्क्रीनशॉट। डन गाइस, डन। इज द वॉइस ऑडिबल? हेलो 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 हेलो, वॉइस ऑडिबल है ना गाइस? हां, ओके। क्यों? अगर ये क्वेश्चन आए आपको, अगर मैं अब जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं वो क्वेश्चन आए, तो बिना इस डेटा के होगा नहीं। आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा जजेस केस और वो सारे वही वाले एस्पेक्ट हैं, बट जस्ट आरटीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से आप, द राइट टू इंफॉर्मेशन एग्जिस्टेड इवन प्रायर टू आरटीआई एक्ट। एलॉबरेट। अगर ये किसी दिन क्वेश्चन आ गया यूपीएससी में कि लॉ आने से पहले भी इंडिया के अंदर आरटीआई था, तो ये जजेस, ये केसेस लिखने पड़ेंगे आपको टू प्रूव के देखो यहां पे दिखाई देता है। तो इंडिया में क्या सिस्टम है, प्लीज ये चीज अच्छे से समझना, जस्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। सबसे ऊपर होता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संविधान से जो आता है, संविधान से जो आता है। फिर आता है स्टैट्यूटरी लॉ, जो पार्लियामेंट बनाता है, पार्लियामेंट लॉ पास करता है, जैसे मनरेगा, आरटीआई। इसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव लॉ, इसके बाद आता है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। अगर आप देखोगे कई बार कि कोई लॉ अगर है ही नहीं, तो जुडिशियल के जो केसेस होते हैं, दैट इज इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ ऑफ रिकॉर्ड है, वो पूरे इंडिया पे अप्लाई हो सकते हैं। हाई कोर्ट का जो केस लॉ है वो लॉ ऑफ रिकॉर्ड है, एप्लीकेबल स्टेट कोर्ट में है, उसको यूज किया जा सकता है एज ए जस्टिफिकेशन बाय अदर हाई कोर्ट्स। तो सुप्रीम कोर्ट का जो एक केस लॉ होता है, उसका जो डिसीजन होता है, अगर कोई टॉपिक ऐसा है जिसपे ये तीनों लॉ नहीं है, तो उधर ये लॉ मान लिया जाता है। ये तो क्लियरिटी है आपको कि फिर यही लॉ माना जाता है जो सुप्रीम कोर्ट में। क्यों? जुडिशियरी इज कंसीडर्ड एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट के अंदर जो होता है वो स्पीकर या चेयरमैन होते हैं, रेस्पेक्टिव फाइनल इंटरप्रेटर। कंट्री को देखे तो ये फाइनल इंटरप्रेटर है, तो इन्होंने जो बोल दिया फिर वो लॉ की लकीर हो जाती है, सीधी सी बात। तो जब आरटीआई एक्ट नहीं था, दैट इज कोई लॉ ही नहीं था हमारे यहाँ पे, तो जुडिशियरी ने कुछ जजमेंट्स दिए थे विद रिस्पेक्ट टू फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन या राइट टू इंफॉर्मेशन। इसके कारण ये माना जाता है कि आरटीआई एक्ट तो बाद में आया, इससे पहले भी आरटीआई का राइट था। कैसे प्रूव किया जाएगा ये? स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस राजनारायण, वो इंदिरा गांधी केस से कनेक्टेड, समवेयर 1975 के आसपास होगा। ईयर मैं ईयर बोलूं वो कंफर्म कर लिया करो यार, मेरा ऊपर नीचे होता है ईयर का कुछ। स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस राजनारायण। फ्रीडम ऑफ स्पीच, इस जजमेंट में बोला क्या गया? फ्रीडम ऑफ स्पीच, दैट इज आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1, इंक्लूड्स राइट टू नो। दैट मींस एक सिटीजन या नागरिक का अधिकार है इंफॉर्मेशन मांगनी सरकार से। तो अगर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन देखे तो भाई यस, इट वाज अ परफेक्ट लॉ, बिकॉज़ उससे पहले कोई लॉ नहीं था, तो यही फाइनल इंटरप्रिटेशन है। थोड़ा समय बीता, 1981 के आसपास का एक केस आया, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो जजेस केस बोलते हो आप, 3 जजेस पढ़ते हो उधर, उसमें से एक। पहली चीज इसने असर्ट किया जो राजनारायण केस में आया, दैट राइट टू नो इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 90, मतलब हां ये लोग भी मानते हैं इस केस में। एंड क्या किया गया? डिस्क्लोजर मस्ट बी एन नॉर्म लिख दिया, सॉरी, डिस्क्लोजर मस्ट बी ए रूल। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट अब यहां पे ये कह रही है कि यस, आर्टिकल 19 के अंदर राइट टू नो का राइट है सिटीजन के पास में, और साथ ही साथ में ये डिस्क्लोजर जो सरकार से मांग रहे हैं, सरकार को एज ए रूल डिस्क्लोज करना है, चॉइस नहीं है उनकी, दे नहीं दे कुछ और। These two cases clearly shows that right to information was an intrinsic part, if not present through law, but was present as a law through judicial interpretation before the act of RTI. Clear? Now do you have capacity to show yes था? और अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए
Among which of the following factors are correct with respect to RTI in India? First one, the RTI existed even prior to RTI Act. Right or wrong? Right. कैसे? दो जजमेंट है क्लियरली हमारे पास. जो लॉ है जब तक लॉ नहीं बनता है. एक बार जब सरकार ने लॉ बना दिया तो फिर क्लियरली वो स्टैट्यूटरी प्रोविजन के नीचे आ गया, जो आगे देखेंगे आरटीआई एक्ट में. अब यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं आरटीआई एक्ट. सेक्शन इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन जानने से मार्क्स ज्यादा बेहतर मिलेंगे. और बाई चांस किसी का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर ऑप्शनल है तो उन्हें तो लिखने पड़ेंगे आर्टिकल्स, सेक्शंस. जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है आगे जब आएंगे मैं बताते चले जाऊंगा, वो सेक्शन याद रखना, क्योंकि कई बार यूपीएससी ने सेक्शन के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा. जैसे एग्जांपल के तौर पे सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट 2000, उसने ऐसे ही क्वेश्चन पूछा है. कल हो सकता है सेक्शन 8 आरटीआई का पूछ ले, उन्हें पता होना चाहिए अच्छा ये कौन सा सेक्शन था, फिर याद करोगे. पूरा आंसर रॉन्ग हो सकता है. कोशिश करूंगा कि हर सेक्शन एट द स्पॉट आपके दिमाग में फिट हो जाए, बिकॉज़ एक तरीका है उस सेक्शन को समझने का. लेट्स फर्स्ट सी के आरटीआई एप्लीकेबल किस पे होता है. ये बड़ा सिंपल सा पॉइंट है. इनकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ऐसी जो ये तीनों में से एक, या तीनों में से तीन तो नहीं होगी, तीनों में से एक कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल कर रही है या दो, एप्लीकेबल है. दैट मींस कोई भी स्टेट की ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग पंचायती राज, वो अलग से नहीं बोलूंगा मैं, स्टेट के नीचे आ जाता है वो. तो स्टेट की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई पीएसयू हो, कोई भी संस्था हो जो स्टेट ओन्ड है, सब में आरटीआई लगेगा. वैसे ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेंटर की हो, चाहे वो ओएनजीसी हो, कोल इंडिया हो, या फिर रेलवे डिपार्टमेंट हो, या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो, पीएमओ हो, सबके ऊपर आरटीआई लगेगा. दैट मींस यहां तो दोनों में क्लियरिटी है. ये बड़ा सिंपल सा है कि यस, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सेंटर ओन्ड या स्टेट ओन्ड है, आरटीआई इज एप्लीकेबल विदाउट एनी कंडीशंस. बट तीसरा पॉइंट कंट्रोवर्शियल रहा आरटीआई में. आरटीआई सेक्शन 1 क्लियरली बोलता है आरटीआई इज एप्लीकेबल टू सेंटर, स्टेट एंड एनी ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज सब्सटेंशियली फंडेड बाय एनी ऑफ देम. ऐसी एक संस्था जिसे सब्सटेंशियल फंड मिला है, चाहे वो स्टेट से मिला हो, चाहे वो सेंटर से मिला हो. अब क्वेश्चन ये आया, सब्सटेंशियल फंडिंग क्या है, बिकॉज़ दिस सब्सटेंशियल फंडिंग इज नॉट डिफाइंड अंडर आरटीआई. एक स्क्रीनशॉट लेना भूल गया मैं, ले लेना प्लीज. सब्सटेंशियल फंडिंग को डिफाइन नहीं किया एक्ट ने. अब जब कोई चीज डिफाइन नहीं हो तो कंट्रोवर्सी या इंटरप्रिटेशन होना लाजमी है, होगा ही होगा वो. अब आपको समझाने के लिए एक सिनेरियो क्रिएट करता है. कोई भी एक बंदा हैंड रेज कर लेना, उसे पूछूंगा ये, एक दिवाकर बोथरा फाउंडेशन कोई ऑर्गेनाइजेशन ले लेते हैं. मान लो गवर्नमेंट ने, सेंटर स्टेट कोई सी भी मान लो, चाहे या दोनों ही मान लो, सरकार ने इस पे 80% फंडिंग की है. और इसकी पेड अप कैपिटल मैं लेके चलता हूं, मतलब जो कैपिटल है इसकी, टोटल फंड्स जो इनके पास, ठीक है, टोटल फंड ही लिख दे रहा हूं. 1 लाख रुपए है. एक और XYZ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सरकार ने 1% फंडिंग की है, 1%. टोटल कैपिटल या फंड वन एंड द सेम 5,000 करोड़ रुपीस है. एक और ऑर्गेनाइजेशन है ABC ऑर्गेनाइजेशन, जिसपे सरकार 51% ओनरशिप रखती है. ये ओनरशिप की बात कर रहा हूं मैं, ये फंड की बात कर रहा हूं मैं, ये फंड की बात कर रहा हूं. कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सब्सटेंशियली फंडेड है? चलो पूछ लेते हैं किसी से. राघवेंद्र 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 किसके ऊपर आरटीआई लगेगा? फर्स्ट के अंदर तो लगेगा ही लगेगा, बिकॉज़ इट्स अ गवर्नमेंट एंटरप्राइज. ये कैच था आपके लिए, बिकॉज़ ये तो 21% ओनरशिप इसकी, सॉरी 51% ओनरशिप है, तो इट्स अ प्योरली गवर्नमेंट एंटरप्राइज, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है. सो दिस इज कंप्लीटली दैट. क्वेश्चन आता है सब्सटेंशियल फंडिंग का तब जब ओनरशिप नहीं है. 80% फंड दिए हैं लेकिन ओनरशिप नहीं है, शेयर होल्डर्स और हो सकते हैं. फंड मैंने दिया है, इधर 1% फंड मैंने दिया है. इन दोनों में किस पे लगेगा आरटीआई राघवेंद्र? पहले में इसमें नो डाउट 100% यस, इन दोनों में. I think in both the cases RTI can be available. अब अगर ऐसा कोई सिचुएशन होता है, the decision would then be taken by प्रोवाइडेड कोर्ट में जाना चाहिए मैटर. ध्यान से समझना प्लीज गाइस, 100% अटेंशन प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है. अब ये 25 मिनट्स फुल अटेंशन. लेट्स अज्यूम क्या लिखा था, ओके, दिवाकर बोथरा फाउंडेशन और XYZ एंटरप्राइज. लेट्स अज्यूम राघवेंद्र कम्स एंड फाइल्स एन आरटीआई हियर, फाइल्स एन आरटीआई हियर. ठीक है राघवेंद्र, once you file an RTI, this organization gives you a reply. We do not come under RTI, we are not government enterprise. Suppose this organization gives you the required information. अगर information दे दी तो आपका किस्सा क्लोज, राइट? इसने नहीं दी, ध्यान से दो केस लूंगा, ध्यान से समझते चले जाना. अब दिस दिवाकर बोथरा फाउंडेशन जहां पे कितना परसेंट फंडिंग पकड़ा था हमने, 80% फंडिंग ऑफ 1 लाख रुपीस, 80% फंडिंग ऑफ 1 लाख रुपीस हमने पकड़ा. अब आपको लगता है नहीं ये तो गलत बात है यार, 1 लाख रुपए में 80,000 तो सरकार के रुपए है, ये कैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? अब राघवेंद्र सारी मैकेनिज्म को धीरे धीरे क्रॉस करते करते सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए. ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने, ऐसे ही हुआ एक्चुअली, a case reached Supreme Court and finally Supreme Court concluded that we are going to decide it on case by case basis. That means Supreme Court जब भी ये वर्ड यूज करे, कान खोल के नोट डाउन कर लेना एकदम, जब भी सुप्रीम कोर्ट बोले the decision would be taken by the court on the case by case basis, का मतलब इसका जजमेंट यूनिवर्सली अप्लाइड नहीं होगा.
नहीं 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 कि इधर दे दिया तो ये वाला अप्लाइड है, केस बाय केस होगा, हम डिसाइड करेंगे अगर हमारे पास अगर ये टॉपिक आ जाता है तो। अब सुप्रीम कोर्ट लेट्स अज्यूम कैन गिव यू अ क्लियर आइडेंटिफिकेशन एटलीस्ट इन दिस केस, बॉस आपका फंडिंग 1 लाख रुपए का है और इसमें 80,000 रुपए सरकार ने दिए हैं, तो आप तो सब्सटेंशियली फंडेड हो बाय गवर्नमेंट, तो 100% लगेगा ही लगेगा आरटीआई, कोई डाउट ही नहीं है इस ऑर्गेनाइजेशन पे, बिकॉज इट इज सब्सटेंशियली फंडेड बाय गवर्नमेंट, ऑन फेस वैल्यू पता चल रहा है, राइट राघवेंद्र? Yes, sir. 1 लाख में 80,000 तो सरकार ही दे रही है तुम्हें, तो ये तो दिख रहा है, नो डाउट ऑन इट, क्लियर? अब लेट्स अज्यूम अ सेकंड सिनेरियो, तो दैट मींस दिस वाज merely a gimmick, आरटीआई इधर भी 100% लगेगा बिकॉज सब्सटेंशियल फंडिंग है, आउट ऑफ टोटल 1 लाख रुपीस 80,000 इज ऑफ गवर्नमेंट, क्लियर विद दिस गाइस? एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? कोई कंफ्यूजन आगे मुझे बता देना प्लीज। अब सपोज आप XYZ ऑर्गेनाइजेशन पे आते हैं, अब लेट्स अज्यूम राघवेंद्र कम्स फाइल्स एन आरटीआई ऑन XYZ, इसने इंफॉर्मेशन दे दी तो किस्सा खत्म हो गया। लेट्स अज्यूम XYZ गिव्स यू अ रिप्लाई, वी डू नॉट कम अंडर आरटीआई। अब अगेन बाय क्रॉसिंग ऑल द हर्डल्स राघवेंद्र रीचेस टू सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के लिए डिफिकल्ट स्टैंड क्यों होता है? इसका पेड अप कैपिटल क्या था? 5,000 करोड़ रुपए। 5,000 करोड़ का 1% कितना आता होगा यार? व्हाट इज 1%? 10 करोड़, 50 करोड़, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट सब्सटेंशियल फंडिंग कैसे डिसाइड करता है? 2 मैकेनिज्म है। टोटल फंड का सब्सटेंशियल फंड सरकार से आ रहा है जो दिवाकर फाउंडेशन में हुआ, राइट? दूसरा, शायद 5 करोड़ रुपए का सब्सटेंशियल फंडिंग अगर इस पे लेने लगूं, सिर्फ 1% होल्डिंग है गवर्नमेंट की पैसों में, लेकिन वो 1% 50 करोड़ है, तो सेकंड बेसिस क्या होता है सुप्रीम कोर्ट का? सब्सटेंशियल फंडिंग इज इक्वल टू मेजर अमाउंट इन्वॉल्व्ड। तो सुप्रीम कोर्ट हियर कैन गिव अ रूलिंग कि तुम्हारा पेड अप कैपिटल 5,000 करोड़ हो सकता है, शायद गवर्नमेंट का सब्सटेंशियल होल्डिंग नहीं है, लेकिन 50 करोड़ रुपए सब्सटेंशियल फंड है जो सरकार तुम्हें दे रही है, देयरफॉर यू कम अंडर आरटीआई। इज द पॉइंट क्लियर राघवेंद्र? Yes, sir. Therefore, substantial funding as of now, as advocated by Supreme Court, is determined on these two bases: either on the total funding provided by the government, ज्यादा है तो substantial है, या फिर जो amount involved है, paid up capital का शायद 1% हो सकता है वो, लेकिन वो amount अगर substantial है तो सरकार फिर भी आपको आरटीआई के नीचे ला के रख सकती है। Provided ये होता कब है? जब केस पहुंचना चाहिए इधर, बिना केस पहुंचे अगर राघवेंद्र को ना मिल गया और राघवेंद्र केस ही नहीं करते तो वो केस वहीं पे क्लोज्ड है। Clear everybody guys? To the bottom clear है ना ये पॉइंट? तो पहला पॉइंट जो सेक्शन 1 बोलता है वो है ये, आरटीआई इज एप्लीकेबल टू दीस 3 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके ऊपर कोई यूनिवर्सल स्टेटमेंट देना पॉसिबल नहीं है, ये सरकार नहीं सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है अगर आप केस लेके जाते हो, और अगर आप लेके नहीं जाते हो तो मैटर वहीं पे क्लोज हो जाता है, इफ यू डू नॉट अपील इट टू द हायर अथॉरिटीज देयर। सो इट्स एप्लीकेबल ऑन ऑल ऑफ दीस, बट ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्यों हुआ? क्योंकि इसमें इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व रही। इससे आगे बढ़े, सेक्शन 4 ऑफ एन आरटीआई, इंपॉर्टेंट सेक्शन, ये याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लेना एक, या तो लिख ही सकते हो छोटा सा। सेक्शन 4 ऑफ एन आरटीआई हैज अ प्रोविजन व्हिच टॉक्स अबाउट सुओ मोटो एंड प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर्स। दैट मींस दैट द गवर्नमेंट, जिस पे आरटीआई एप्लीकेबल है, द गवर्नमेंट शुड नॉट वेट फॉर एन सिटीजन टू फाइल एन आरटीआई, इट शुड प्रोएक्टिवली डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन, इट बाय इटसेल्फ कैन डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन। व्हाट अ pragmatic section, that the government should not just wait for an RTI for the disclosure of information, that it is waiting that someone should file an RTI only then I will disclose. Rather than the law has made it compulsory to ensure that the government can suo moto, by themselves can disclose the information, and at the same time they can proactively disclose the information. Wait नहीं करना, हम खुद ही जाके information दे देते हैं, ये लो, ये देखो ये information है, ये देखो ये information है। This section has not been followed by majority of the state. आज majority of the state इसको अप्लाई नहीं करता है। जो मैंने बोला था proactive disclosure के बारे में, महाराष्ट्र, दिल्ली एंड आई थिंक वन मोर स्टेट वाज देयर, राजस्थान, ये 3 ही स्टेट है जो सेक्शन 4 को ये प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर वाला पार्ट कर रहे हैं, ये खुद इंफॉर्मेशन पहले डिस्क्लोज कर देते हैं, दे आर नॉट वेटिंग फॉर एन आरटीआई। रेस्ट ऑल ऑफ द स्टेट्स हैव मोर वायलेटेड सेक्शन 4 देन दे हैव इंप्लीमेंटेड सेक्शन 4। व्हाई इफ इट इज मैंडेटरी? बिकॉज कहीं ना कहीं लॉ तो बना दिया लेकिन ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ, मे बी बिकॉज ऑफ, जब आगे देखेंगे हम, ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस के शायद इस सेक्शन के ऊपर कभी स्ट्रेस नहीं किया जाता है। तो टेक्निकली देखा जाए तो वायलेशन है, लेकिन अब इस वायलेशन के लिए इस लॉ के अंदर कोई पनिशमेंट नहीं दिया हुआ है कि अगर आप नहीं करते तो ये पनिशमेंट है। नो, दैट्स नॉट देयर, एंड मे बी दैट इज द पर्पस, दैट इज द रीजन। शायद ये प्यूनिटिव पनिशमेंट नहीं होने के कारण इस सेक्शन को लोगों ने बहुत हल्के में ले लिया। और याद रखना, ये सेक्शन 4 तुम्हें लिखना ही लिखना है जब आरटीआई की वीकनेस लिख रहे हो कि आज इस सेक्शन का ज्यादा यूज नहीं रह गया है। बिकॉज एक पनिशमेंट देते तुम, जैसे आगे आरटीआई सेक्शन में देगा, अगर इंफॉर्मेशन 30 दिन में नहीं दी तो 250 रुपए फाइन, तब शायद एक लोग देते हैं इंफॉर्मेशन। लेकिन इसको अगर वायलेट करते हो तो इस आरटीआई में कोई प्रोविजन नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है कि आप इनको कोर्ट और कचहरी लेके जा सकते हो। देयर इज नो सच प्रोविजन व्हिच इज नॉट प्रेजेंट, और इसके कारण शायद ये सेक्शन वायलेटेड है। फाइन का प्रोविजन है, अपील का प्रोविजन है, इसका नहीं होता है। कोई भी XYZ चीजें दी नहीं गई। 28 सेक्शन के आसपास का 25 या 24 20 या 25 पेज, 8 या 9 पेज का होगा शायद, पूरा एक्ट है, 28 सेक्शंस है, कोई प्रोविजन नहीं है इसको वायलेट करने से। और शायद ये रीजन है जो आपने पूछा क्यों नहीं किया गया, कोई पनिशमेंट नहीं है इधर इसका। But section 4 is important for the success of RTI. Section 4 has to be implemented with the right spirit. इसको इंप्लीमेंट करवाना ही पड़ेगा अगर RTI को सक्सेसफुल करना है। इससे आगे जाए तो सेक्शन 5, जहां पे मैंने उससे रिलेटेड सेक्शंस लिखे हैं, नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट दैट इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू सेक्शन 4, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। आगे जब मैं पूरा प्रोसीजर आपको बताऊंगा, अभी तो सिर्फ एक्ट की प्रोविजन बता रहा हूं, तब आपको ये काम आएगा। सेक्शन 5 ऑफ एन आरटीआई प्रोवाइड्स इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। जितने सेक्शंस है आरटीआई में, उनको इंप्लीमेंट करने के लिए कोई बॉडी बनानी पड़ेगी, कुछ लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा ताकि ये इंप्लीमेंट हो सके। ये सेक्शन 5 बताता है वो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो बनाए जाएंगे इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो सेक्शन 12 में सीआईसी, सेक्शन 13 के अंदर उनका टर्म, सेक्शन 14 के अंदर कौन रिमूव करेगा सीआईसी, सेक्शन 15 में एसआईसी, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। ये सारी चीजें बनाई गई इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट द एक्ट।
तो सेक्शन 5 डील्स विद व्हाट आर द नेचर ऑफ इंस्टीट्यूशंस which needed to be framed in order to implement this. सर क्या हम किसी पर आरटीआई लगाते हैं तो क्या उसे पता चल जाएगा? अरे किसी पे नहीं भाई, तुम प्राइवेट पर्सन पे आरटीआई नहीं लगा सकते हो। कल अगर आपने आरटीआई लगा दिया, जहां मान लो मेरा एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है, आपने जाके उधर आरटीआई लगा दिया कि दिवाकर बोतरा की मुझे फाइनेंशियल डिटेल चाहिए, नहीं भाई मेरे पे कैसे लगाओगे आरटीआई आप? एनजीओ पे नहीं लगा सकते हो अगर वो सब्सटेंशियली फंडेड नहीं है। गाइस ये सब डाउट आ रहे हैं क्या अभी? एनजीओ पे अगर वो सब्सटेंशियली फंडेड नहीं है सरकार से, आप नहीं लगा सकते हो आरटीआई। सीआईसी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, एसआईसी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो पॉलिटी के अंदर नॉर्मली आप स्टैट्यूटरी बॉडीज में पढ़ते हो। फिर भी अगर नहीं पढ़ा है तो मैं एक सिंपल तरीके से आज आपको एक तरीका बताता हूं कि कैसे बॉडीज को पढ़ा जाता है और फॉरएवर याद रखा जाता है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सीवीसी हो, चाहे वो सीआईसी हो। जस्ट प्लीज मेक श्योर कि नेक्स्ट डायग्राम जब पढ़ लोगे आप, उसके बाद हर पॉलिटी के बॉडी के अंदर ऐसे डायग्राम से पढ़ोगे, बिकॉज पॉलिटी इज द वन सब्जेक्ट जो कई बार भूल जाते हो यार, फैक्ट बहुत है उसमें। अब मैंने ये सेक्शन 5 आपको बताया, इससे कनेक्ट कर दिया ताकि आपको याद रहे सेक्शन 5 के अंदर। इसके अंदर इंपॉर्टेंट कौन सा बता दे रहा हूं, सेक्शन 13 क्यों इंपॉर्टेंट है? 2019 में इसको अमेंड किया गया। अमेंडमेंट क्या है आगे देखेंगे, एक रिदम से चलेंगे आरटीआई में। फर्स्ट ओनली सेक्शंस, देन द प्रोसीजर्स, देन द कंट्रोवर्सीज, देन द कंट्रीब्यूशन, देन द वे फॉरवर्ड, द चैलेंजेस एंड देन वे फॉरवर्ड, ऐसे खत्म करूंगा और हर चीज इसमें फिट कर दूंगा। विजिल ब्लोअर भी इधर आ जाएगा, ऑफिशियल सीक्रेट भी इधर आ जाएगा। बट गिव मी सम टाइम, डाइवर्ट मत कराना, कंटीन्यूअसली देखते रहना। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, सीआईसी के ऊपर है ये, सेम प्रोसीजर आपका एसआईसी के लिए लग जाएगा जो सेक्शन 12 और 13 था। ध्यान से समझो होता क्या है। एक इंडिविजुअल की ये रिक्वायरमेंट्स है जो फुलफिल होनी चाहिए, दैट इज एक्सेप्शनल पर्सन इन पब्लिक लाइफ, अमर्त्य सेन हो सकते हैं, हैविंग exceptional government experience, could be ex-bureaucrat, or exceptional achievement in science and technology, some scientist, APG sir, अगर वो होते suppose, और एक्सेट्रा भी दिया हुआ है, या कोई और exceptional achievements। अगर एक व्यक्ति इनमें से कोई भी एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है तो वो रिकमेंडेशन के लिए काबिल है सीआईसी की पोस्ट के लिए। कैसे? A person having any of these qualities would be considered by a committee of 3 people, Prime Minister, Leader of Opposition, and any cabinet minister nominated by prime minister। तो वो मिनिस्ट्री ऑफ होम हो सकता है, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट हो सकता है, बट कैबिनेट मिनिस्टर होना चाहिए, नॉट अ स्टेट मिनिस्टर। पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक नोट को ध्यान में रखना इधर। तो एनी पर्सन हैविंग एनी ऑफ दीज क्वालिटीज, पहला स्टेप क्रॉस हो जाता है, ठीक है। ये कमिटी इसको कंसीडर करेगी क्योंकि ये साइंस के अंदर एक्सेप्शनल अचीवमेंट रखते हैं, लेट्स अज्यूम। अब ऐसे लोगों को इवैल्यूएट करेगी सरकार। मान लो 5 लोग ऐसे हैं जो इन 4 फील्ड के अंदर, 4 लोग ऐसे जो इन 4 फील्ड के अंदर है। अब ये कमिटी ऐसे लोगों का नाम जो है रेकमेंड करेगी किसे? प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट जो है फिर अपॉइंट करेगा उन्हें, या तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो हेड है इसका, या इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो लॉ के मुताबिक दैट इज आरटीआई के अकॉर्डिंगली ज्यादा से ज्यादा 10 लोगों का सिलेक्शन हो सकता है, तो वो सीआईसी का पार्ट बन जाएगा। अब अगर कल कोई क्वेश्चन आता है इस आदमी की क्रेडिबिलिटी पे, इस आदमी को रिमूव करने का प्रोसीजर भी है। कैसे करेंगे रिमूव? इसको रिमूव कर सकता है प्रेसिडेंट। तो पॉलिटी में एक थंब रूल है, मेजॉरिटी में एप्लीकेबल होता है, 1-2 एक्सेप्शंस होते हैं। जिसको प्रेसिडेंट ने अपॉइंट कर लिया उसे प्रेसिडेंट के नीचे का आदमी कभी नहीं निकाल सकता। ये थंब रूल लेके चलना, मेजॉरिटी में 1-2 एक्सेप्शनल केसेस मिलेंगे आपको। प्रेसिडेंट ने जब इसको अपॉइंट किया है भाई, तो इसका रिमूवल भी प्रेसिडेंट के हाथ पे है, लेकिन प्रेसिडेंट अपने हिसाब से रिमूव नहीं करेगा, ना इनके रिकमेंडेशन पे रिमूव करेगा। प्रेसिडेंट इस आदमी को, जो ये आदमी यहां या यहां कहीं पे भी आया है, इसको रिमूव तब कर सकता है जब सुप्रीम कोर्ट से एक इंक्वायरी उसे बोले कि यस ही इज कल्प्रिट, फिर ही स्टैंड्स रिमूव्ड। न पार्लियामेंट में पास कराना, न किसी और जगह पास कराना। ये है प्रोविजन गिवन इन द आरटीआई एक्ट। इज द पॉइंट क्लियर? टर्म इज 6 इयर्स, लेकिन 2019 में इसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया है। तो दिस प्रोसीजर इज गिवन in the entire RTI Act, जो मेरे को शायद इधर टच नहीं करना था, because this is clearly studied by you in your statutory organization in politics। but कई बार जब आप पिक्चर से कोई पोजीशन समझ लो ना, तो पूरा पिक्चर क्लियर हो जाता है कि किस तरीके से पूरा सिनेरियो चला। ऐसा ही आप यूपीएससी के लिए करके रख लो, हाई कोर्ट जजेस के लिए करके रख लो, जो 6-7 बॉडीज है करके रख लो, एंड यू विल बी क्लियर ऑन दैट। यू विल नेवर बी कंफ्यूज्ड, या रिमूव इसको वाइस प्रेसिडेंट कर रहा था या पीएम कर रहा था या पार्लियामेंट कर रहा था। अच्छा, वो कंफ्यूजन नहीं आएगी। एलओपी इज लीडर ऑफ अपोजिशन। अब कई बार केस हुए थे बीच में, एलओपी नहीं थे तो पोस्ट वेकेंट चल रही थी। आईसी मींस इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, सीआईसी मींस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी होंगे सीआईसी के अंदर। सीआईसी क्या है? अब ये दोनों सेम लग रहे हैं आपको, इसलिए कंफ्यूजन है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एक बॉडी है ये, विच कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स। एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो हेड होगा, 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर, दोनों की क्राइटेरिया सेम, दोनों का अपॉइंटमेंट प्रोसीजर सेम कमिटी के थ्रू, दोनों का रिमूवल प्रोसीजर सेम। इज द पॉइंट क्लियर? अब ये क्यों बताया? बिकॉज ऑफ दिस कि आरटीआई के अंदर सेक्शन 5 ये इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म भी देता है, जिसके अंदर ये पार्ट बन जाता है कौन है, किधर है, कैसा होगा, किसको अपॉइंट करना है, ताकि ये आरटीआई एक्ट अप्लाई किया जा सके। शैल आई मूव फर्दर? आपको सिर्फ ये याद रखना है, सेक्शन 5 प्रोवाइड्स द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। अब आते हैं कुछ डेंजरस सेक्शंस में। Section 6 of the RTI advocates that citizen who is filing an RTI can obtain the information without giving any reasons for an RTI। सरकार आपसे रीजन नहीं पूछेगी क्यों आरटीआई की इंफॉर्मेशन चाहिए। ये सपोज मैं बैंगलोर यूनिवर्सिटी के अंदर आरटीआई लगाऊं कि नंबर ऑफ पासिंग सर्टिफिकेट्स इशूड इन पास्ट 3 इयर्स, मेरे को ये इंफॉर्मेशन चाहिए, और शायद ये भी लिख दूं, एंड द नंबर ऑफ पासिंग सर्टिफिकेट्स व्हिच आर येट टू बी कलेक्टेड बाय स्टूडेंट्स सिंस 2000। अब जब मैं आरटीआई लगाने जाऊंगा, जो उधर का पीआईओ जो पर्सन होगा उसको देने के लिए, अगर ऑनलाइन नहीं लगाऊं तो वो मुझे ये नहीं पूछ सकता, अरे तुम तो बैंगलोर यूनिवर्सिटी के हो ही नहीं, क्यों चाहिए तुम्हें आरटीआई? नहीं, ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। नहीं, सेक्शन 6 आरटीआई का क्लियर बोलता है कि कोई भी सिटीजन को इंफॉर्मेशन जो चाहिए उसका रीजन देने की जरूरत नहीं है कि साहब मुझे इसलिए चाहिए। आपकी चॉइस है, आपका राइट है, अब जो सरकार से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिल सकती है, प्रोवाइडेड वो उस तहत आती हो कि ये दे जा सकती है इंफॉर्मेशन। क्लियर विद दिस? आप इलाहाबाद पे भी लगा सकते हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पे भी, दैट्स ओके। अगर वो नहीं रिप्लाई देते हैं, आपके पास प्रोसीजर है आगे क्या करना है। कोई भी यूनिवर्सिटी,
दैट्स ओके। प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं हो कोई, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी सब्सटेंशियली फंडेड है तो वो भी आ जाएगी। सेक्शन 7 आपने जैसे आरटीआई लगाया, अब किस्सा ये आता है कि चलो सर आरटीआई तो लगा देंगे हम, क्या गारंटी है कि टाइम पे इंफॉर्मेशन मिलेगी? आरटीआई अपने आप में गारंटी है। सेक्शन 7 आरटीआई का स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है कि जो आरटीआई लगाई गई है उसकी इंफॉर्मेशन आपको 30 दिन के भीतर मिलनी चाहिए या फिर 48 आवर्स के अंदर मिलनी चाहिए। क्या है कंडीशन, ध्यान से सुनना। एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन है तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको इंफॉर्मेशन देनी अनिवार्य है। नहीं होता है तो आगे देखेंगे, नहीं होता है तो क्या होता है, फाइन कैसे लगता है। अगर कोई इंफॉर्मेशन आपकी लाइफ और लिबर्टी से कनेक्टेड है तो ये ऑब्लिगेशन है जिस पे आरटीआई लगाई आपने, 48 आवर्स में आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो मान लो कोई एसपी ऑफिस में पीआईओ है, उसके ऊपर लगाई है कि ये साहब कहां है, कुछ ऐसा कुछ लाइफ और लिबर्टी से कोई मैटर गया है वहां पे, तो उसको 48 घंटे में आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो प्लीज मेक श्योर, सी द लेवल ऑफ डेप्थ ऑफ आरटीआई एक्ट। एक एक चीज को बारीकी से इसने लिखा है। नॉर्मल इंफॉर्मेशन 30 दिन में देनी पड़ेगी साहब, ये 48 घंटे में। लेट्स अज्यूम आपको 30 दिन में इंफॉर्मेशन नहीं मिली। अब जिस सिटीजन ने आरटीआई लगाई है वो फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी को अपील कर सकता है, मतलब इट कुड बी अपील्ड टू हायर अथॉरिटीज। कौन है, वेट फॉर अ सेकंड, आगे देखता हूं। अपील कर सकते हो, और जिस मान लो ये एक्स बॉडी है अपील करने वाली, अब 30 दिन के बाद में 31st डे आप सीधा इधर अपील करोगे। अब सुनो, इसको जब आपने अपील किया, इस पे भी ऑब्लिगेशन लगाई है सेक्शन 7 ने कि भैया तुम्हें भी 30 दिन के अंदर देनी है इंफॉर्मेशन, मतलब जब से आपने अपील किया 31 से लेके 30 डेज तक। तो इन भाई साहब के पास भी ऑब्लिगेशन है 30 दिन में इंफॉर्मेशन दो इनको जिनको पूछा है। लेट्स अज्यूम सर यहां पे भी नहीं हुआ तो क्या होगा? आप इसको सीधा सीधा स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, अगर स्टेट का सब्जेक्ट है, या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, सेंटर का सब्जेक्ट है, उधर अपील कर दोगे। और ये कोर्ट के जैसे एक्ट करते हैं, यहां पे आपकी सुनवाई होती है। हाँ ये केस आया है, क्या प्रॉब्लम थी, ये कोर्ट नहीं है, ये ब्यूरोक्रेसीज है। ये कोर्ट के जैसे एक्ट करेंगे और यहां का डिसीजन दिया जाएगा। लेट्स अज्यूम आप अभी सेटिस्फाइड नहीं हो, इसका अपील हो सकता है हाई कोर्ट में। इसके बाद एक थोड़ा सा वक्त दो, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट कैसे आता है, कम बैक। बट इज द सेक्शन 7 क्लियर? द सेक्शन 7 प्रोवाइड्स अ टाइम फ्रेम विद इन व्हिच द इंफॉर्मेशन हैज टू बी अप्लाइड। लेकिन आप में से किसी ने मुझे ये नहीं पूछा सर इसको 30 दिन में देनी है, इसको 30 दिन में देनी है, इसके ऊपर क्या टाइम पीरियड है? क्या कोई ऑब्लिगेशन है 30 दिन में, 40 दिन में, 70 दिन में, 200 दिन में? नो ऑब्लिगेशन, नो टाइम लिमिट। क्यों? बिकॉज पूरे के पूरे स्टेट का जो भी अपील होगा इनके पास आएगा, सेंटर का इनके पास आएगा। अब चांसेस ऑफ लॉट मेनी केसेस एग्जिस्ट हियर। तो साइंटिफिक कितना है एक्ट, इन पे कोई टाइम लिमिट नहीं बनाई इन्होंने। क्यों? इनको पूरा जजमेंट देना पड़ेगा, चीजें इवैल्यूएट करनी पड़ेगी, इंफॉर्मेशन मंगवानी पड़ेगी, जजमेंट देना पड़ेगा, वहां पे टाइम लिमिट पॉसिबल नहीं है। एंड फर्दर ओवरबर्डन होती है बिकॉज पूरा स्टेट और सेंटर का यहां पे आता है। Therefore, RTI imposes no time limit on SIC and CICs. वो अपने प्रोसीजर से चलेंगे। हाँ डिले हो सकता है, इधर पेंडेंसी केसेस भी हाई है इधर, सो दैट इज अ पॉसिबिलिटी। तो नो इट्स नॉट अ लूप होल, दिस इज गुड। इनके ऊपर टाइम लिमिट नहीं लगाई जा सकती है बिकॉज इट क्रिएट्स अ प्रेशर। यहाँ पे 5 केस, 10 केस, 500 केस, यहाँ पे 5 लाख केस हो सकते हैं। और अगर जल्दीबाजी में कोई जजमेंट गलत हो गया तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दी गई, क्या करोगे? एंड डेंजर्स भी तो है। तो दिस इज नॉट लूप होल, दिस इज अ वेरी वेल कैलकुलेटेड रिस्क व्हिच दे आर टेकिंग हियर। और हर बार ये होना चाहिए, देयर हैज टू बी टाइम लिमिट, हर जगह नहीं हो सकती है। एवरीबॉडी क्लियर? क्या डाउट है शिव, जल्दी बोलो यार, तुम लोग मेरे को आगे वाले डाउट पहले पूछ लेते हो। 30 days to appeal is within 30 days or after 30 days? No. क्या कंफ्यूजन है? This person today files an RTI. अब वो वर्ड लिखते फिर कंफ्यूज हो जाओगे, आगे बताऊंगा। X के पास में, इस X को इधर इंफॉर्मेशन देनी है जिस दिन से आई। मान लो कल की डेट के पास इसके पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है 14 जुलाई। 14 जुलाई से 30 दिन जब तक हो तब तक इसको इंफॉर्मेशन पहुंच जानी चाहिए। लेट्स अज्यूम 30 दिन तक इंफॉर्मेशन नहीं आई इस आदमी के पास, ये आदमी सीधा फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी पे जाएगा। वही बैठे हैं यहाँ पे। कब जाएगा? 30 दिन बीतते ही 31st डे को आप फाइल कर सकते हो, आप चाहो तो बाद में करो, लेकिन 31st डे को आपके पास राइट आ जाता है इसको अपील करने का। मतलब इमीडिएटली नेक्स्ट डे 30 डे क्रॉस होते ही 31st डे को इसने इधर अपील किया। अब अगर मान लो इसको 15 जुलाई को मिलता है, मैं डेट हाइपोथेटिकल ले रहा हूं यहाँ पे, ये 15 जुलाई के से 30 डेज टिल 30 डेज फ्रॉम हियर इधर इंफॉर्मेशन पहुंच जानी चाहिए। तो टोटल यहां से यहां 30 डेज, यहां से यहां 30 डेज, दैट बिकम 60 डेज। तो मतलब यहां तक आपके पास 60 डेज के अंदर इंफॉर्मेशन आ जाएगी अगर वहां तक पहुंचे हो तो आप। अब क्लियर है? 48 आवर्स में ओनली लाइफ एंड लिबर्टी, वो सिलेक्टिव केसेस होंगे। अब पूरे आरटीआई तो मैंने आपको सेक्शन 1 एप्लीकेबिलिटी बताया, सेक्शन 4 सुओ मोटो डिस्क्लोजर बताया, प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर बताया, सेक्शन 5 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बताया, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई आरटीआई के तहत, और सेक्शन 6 हम देखते हैं कि किस तरीके से सॉरी सेक्शन 7 हमने सेक्शन 7 देख लिया ना, सेक्शन 6 सेक्शन 7 भी देख लिया, टाइम फ्रेम, और सेक्शन 6 के अंदर देखते हैं सिटीजन को रीजन देने की बात नहीं है। इन सारे सेक्शन में तुम्हें फिलहाल याद रखना है सेक्शन 4। इसके बाद जो सेक्शन रटा हुआ होना चाहिए वो है सेक्शन 8, द मोस्ट कंट्रोवर्शियल सेक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट, वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल सेक्शन। अब लेट्स अज्यूम ये एक इंडिविजुअल है, एक रूरल डिपार्टमेंट है, आरटीआई लगा रहा है। इस रूरल डिपार्टमेंट के पास 2 ऑप्शन है, सप्लाई द इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली 30 डेज के अंदर, नहीं तो ये आगे पहुंच जाएगा, या फिर गिव हिम अ रिप्लाई बाय सेइंग द इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी गिवन बिकॉज इट इज एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 8। क्या रिप्लाई आएगा फिर आपको? द इंफॉर्मेशन व्हिच यू हैव आस्क्ड कम्स अंडर द एग्जेम्पशंस ऑफ सेक्शन 8 ऑफ आरटीआई एक्ट, देयरफॉर कैन नॉट बी गिवन, इतना सा लिखा हुआ आएगा, नथिंग मोर देन दैट। गाइस ठीक है, सिर्फ सेक्शन 8 कर लो, उसके बाद में छोड़ दूंगा मैं। सेक्शन 8 में रिप्लाई देते हैं वो लोग, ऐसा नहीं रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन आपको रिप्लाई ये मिलेगा, इंफॉर्मेशन नहीं कि नहीं हम नहीं दे सकते। अरे भाई ये क्या है? फिर आप आरटीआई पढ़ना चालू करते हो, अच्छा ये रहा सेक्शन 8 क्या बोलता है, देखें
Section 8 talks about such informations which is exempted from RTI, that is which can be refused to the person who is filing an RTI. तो ध्यान से समझना, आप फाइल तो कर सकते हो इनके ऊपर RTI, डिमांडिंग सच इंफॉर्मेशंस, मिलेगी नहीं, क्योंकि सेक्शन 8 ने कुछ प्रोविजन बनाए हैं कि अगर इंफॉर्मेशन कुछ ऐसे सेक्शन से कनेक्टेड है तो वो नहीं दी जाए, ना नहीं देंगे। अब कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है, इतनी ब्रॉड इंटरप्रिटेशन है। कोई इंफॉर्मेशन जो सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी से कनेक्टेड हो वो नहीं देंगे, कि उससे थ्रेट हो सकती है, नहीं देंगे। एग्जांपल, मैंने इसरो के ऊपर RTI लगाई, सपोज I want to know where are the various GSLV vehicles and the satellites which are manufactured or which are largely launched by India are largely stored. अरे भाई ये सब नहीं देंगे हम। मैंने मान लो डिफेंस मिनिस्ट्री पे RTI लगाई, I want the details of the number of air force bases which India has and its locations. अरे नहीं, कैसे देंगे? कोई इंफॉर्मेशन जो कोर्ट का कंटेंट मानी जा सकती है, अब कोर्ट कंटेंट ऑफ कोर्ट सिविल और क्रिमिनल दोनों टाइप के से हैं, बट कोई भी, और ये कोई डिफाइंड नहीं है, ये कोर्ट अपने आप डिफाइन करती है, उनके हिसाब से कुछ भी हो सकता है। कोई चीज जो कंटेंट ऑफ कोर्ट माना गया है या माना जाता है वो इंफॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि वो जुडिशरी की एक तौहीन होगी एज सच। लेकिन नॉर्मली ये कब अप्लाई होता है, जब आप जुडिशरी से कोई इंफॉर्मेशन मांग रहे हो। ट्रेड सीक्रेट, कोई इंफॉर्मेशन जो ट्रेड सीक्रेट से रिलेटेड है, इस पे RTI नहीं लगेगी, आप नहीं दोगे। जैसे आपने कल RTI से ONGC पे सॉरी भारत पेट्रोलियम पे RTI लगा दिया कि मैं ये जानना चाहता हूं कि आप पेट्रोल का मिक्सिंग का फॉर्मूला क्या क्या यूज करते हो और कितना कैसे कैसे है, आई जस्ट वांट टू नो कि आपका जो सुपर स्पीड पेट्रोल है वो क्या फॉर्मूला से बना रहे हो, वो उनका ट्रेड सीक्रेट है, वो नहीं डिस्क्लोज करेगा आपको। इंफॉर्मेशन विच हैम्पर्स इन्वेस्टिगेशन, अगर कोई केस चल रहा है उस पे इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड, वो इंफॉर्मेशन मांगने के लिए RTI लगाई तो आपको नहीं देगा, बिकॉज चांसेस है कि इन्वेस्टिगेशन हैम्पर हो जाए आपको इंफॉर्मेशन देके। कैबिनेट पेपर्स पे RTI नहीं लगता, ये क्या होता है साहब, गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, पॉलिसी के पीछे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं, कुछ नोटिंग्स आती है, वो सारी चीजों की एक्सेस नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कल मैंने RTI लगा दी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, दैट व्हाइल फ्रेमिंग द नेशनल, आई जस्ट वांट टू गेट द एक्सेस टू दोस डॉक्यूमेंट्स व्हिच वर लार्जली द बेस फॉर फ्रेमिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नो, हमने क्या सोच के, क्या मिनिस्टर ने क्या बोला, कैसा प्रोविजन, वो सब नहीं देंगे हम आपको। आपको चाहिए तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मिल सकती है, इसके पीछे के रीजंस आपको नहीं दिए जाएंगे जो कैबिनेट पेपर्स में होते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी की उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आप कभी नहीं मांग सकते, वो रिजेक्ट, मतलब मांग सकते हो, रिजेक्ट हो जाएगी। जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब है, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब की इंफॉर्मेशन आपने ये मांग ली कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब जो है इनकी शादी की डेट क्या है, वो नहीं मिलेगी। सर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन, हाँ वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उसका पब्लिक अथॉरिटी है वो, समझ में आया? क्यों मोदी जी की यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट मांग ली गई, कैसे गई, आपके सीधा दिमाग में ये डाउट आया होगा, सर मोदी जी की तो वो आपको RP एक्ट के तहत डिस्क्लोज करनी पड़ती है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन गया, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कितने एजुकेटेड हो, कितने पढ़े लिखे हो, एज पर द राइट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, तो वो पब्लिक अथॉरिटी है। आपकी एज पब्लिक डॉक्यूमेंट है, लेकिन आपके मैरिज या आपके फैमिली के किसी की इंफॉर्मेशन वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, दैट इज नॉट समथिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड। आप ज्यादा ये मांग सकते हो कि ये मैरिड है या अनमैरिड है, ये नहीं मैरिज कब हुई, कहां हुई, कैसी हुई, क्या फोटोग्राफ था, लव मैरिज थी, क्या अरेंज मैरिज थी, ये सब नहीं चलेगा भाई। कोई ऐसी पर्सनल इंफॉर्मेशन यू कैन नॉट आस्क, सॉरी यू कैन आस्क बट द इंफॉर्मेशन विल नॉट बी गिवन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे जाके सेक्शन दूसरा करूंगा, सेक्शन 22 काम आएगा, क्लियरली मेंशन्ड है सेक्शन 8 के अंदर, एनी इंफॉर्मेशन जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के नीचे तहत एग्जेम्प्टेड है वो इंफॉर्मेशन नहीं देना है। तो ध्यान से समझना, क्लियर बोला हुआ है, OSA के नीचे जो इंफॉर्मेशन सीक्रेट मानी गई है वो आप RTI से नहीं मांग सकते हो। यहां तक सबको समझ में आ गया which are the informations which are largely outside RTI where you can file an RTI but you will never get an information on that, it will be refused under the exemption of section 8। चलो गाइस ठीक है, नो इश्यूज। कल करते हैं कि सेक्शन 9 अपील कैसे की जाती है, ग्राउंड ऑफ अपील कैसा होता है, कब कब आप अपील कर सकते हो। इसके बाद में सेक्शन 20 पेनल्टी कितनी लगती है, सेक्शन 22 OSA को ओवरराइड करने का एक प्रोविजन है। फिर ये सारे सेक्शन जब खत्म हो जाएंगे, एक लास्ट सेक्शन सेक्शन 24 किस पे अप्लाइड नहीं है RTI, फिर मैं पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि RTI कैसे अप्लाई की जाती है। इसके बाद देखेंगे इसकी प्रोस कॉन्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द एस्पेक्ट्स जो कल देखेंगे। RTI कल कोशिश करते हैं खत्म करने की, विल सी। कैबिनेट पेपर्स आर दोस डॉक्यूमेंट्स व्हिच बिकम्स द बेसिस फॉर टेकिंग एनी फ्यूचर which largely are those papers which are where the decisions with respect to a formation of policies are taken। जैसे कई बार आप ऐसे लिखते हो, ऐसे को लिखते वक्त तुमने रफ में ब्रेनस्टॉर्म किया है, उसके बेसिस पे ऐसे लिखा है, तो वो ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला कैबिनेट पेपर है। तो जब ये कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठते हैं, डिस्कशन होता है, क्या सजेशंस है क्या नहीं है, ये पॉलिसी कैसे बननी चाहिए, वो सारी चीजें नहीं मिलेगी। क्लियर? डिग्री मांग सकते हैं, यस डिग्री मांग सकते हो, बिकॉज वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट सर्वेंट की, या गवर्नमेंट सर्वेंट मतलब एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव कोई भी हो। कैन वी रीड क्रक्स आफ्टर रीडिंग योर नोट्स? क्रक्स आप देख लो, यू कैन डेफिनेटली रीड, डिटेल और इंफॉर्मेशन रहेगी, बट इफ यू आर डन विद दिस, यू आर डन विद गवर्नेंस। थैंक यू, आई सी यू टुमारो, थैंक यू।